अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपने प्रीवियस नॉवेल का लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ और आप लोगों ने सेकंड लास्ट पार्ट पर तो बहुत ही प्यार दिखाया है। उम्मीद है आप सब इसे भी प्यार दिखाएंगे अपना। आज फाइनली 1.5 महीने में नॉवेल मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा है इसका रिव्यू मुझे कमेंट में ज़रूर ही दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ काम है नवाज़, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। नवाज़ पलटा भी के उससे पूछते कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो तेज़ी से बाहर निकल गया था। उसके ऑफिस के बाहर चीज़ें जैसे उदासी की गहरी छाप के ज़ेर असर लगती थीं। हर चीज़ पर उसका लम्स था, हर चीज़ पर उसका निशान शब्द थे। नवाज़ ने भारी होते दिल के साथ एक बार फिर से सामान समेटकर एक जानिब को रखा था। उसने गाड़ी हाशिम के डेरे के जानिब जाते रास्ते पर डाल दी थी। आज उसे के अंदाज में बेसुकूनी नहीं थी, न ही बेचैनी थी और न ही किसी इज़्तिराब का शुबा था चेहरे पर। बस वहाँ खामोशी थी, गहरी और थका देने वाली, भयानक खामोशी। आधे घंटे का सफ़र तय करके अब वो गाड़ी उसके डेरे के आगे रोक रहा था। एक नज़र उसके डेरे को देखा और फिर सर्द मुस्कुराहट लिए गाड़ी से निकल आया था। आज वो अपने पुराने हुलिये में ही था, सिया कमीज़ शलवार और भूरी शाल गर्दन के गिर्द लपेटे हुए, खूबसूरत और जालिम। डेरे पर काम करते हुए बहुत से लोगों ने उसे गर्दनें घुमा घुमा कर देखा था। हाँ, वो था ही इतना सहर अंगेज़। कुछ उसे किसी और हैसियत से भी जानते थे और कुछ उसके बारे में खासी मालूमात भी थी कि वो हाशिम से मुकाबला करने वाला एक बहुत ही जुर्रतमंद और अक्खड़ सा आदमी था। उसने सबको नज़रअंदाज करते हुए कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। राहदारियों में भी लोग उसे रुक रुक कर देखते थे। उसने परवाह किए बगैर ही हाशिम के ऑफिस से निकलते शहीर को देखा। शहीर उसे देखकर एकदम अलर्ट हुआ था। जाकर बता दो अंदर कि वली आया है, उसने सुकून से हौक बने शहीर को कहा तो वो बेसाख्ता ही अंदर पलटा था। कुछ ही देर बाद वो बाहर निकला तो दरवाज़ा अध खुला छोड़ दिया, जिसका मतलब था कि वो अंदर जा सकता है। उसने गहरा सांस लिया और अंदर बढ़ा। हाशिम अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा झूल रहा था। उसे देखकर मुस्कुराया। वली भी मुस्कुराया था। फिर उसके मुकाबले लगी कुर्सी पर टांग चढ़ाकर बैठा था। कैसे हो? पहल हाशिम ने की थी। ठीक। तुम कैसे रहे जेल में? हाशिम ने उसकी बात पर नाक से मक्खी उड़ाई थी। जेल तो मेरा दूसरा घर है वली, तुम भी क्या बात करते हो? वली ने उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया था। कैसे आना हुआ? उसने मुस्कुराकर पूछा था, लेकिन उसकी सियाह आंखें वली को देखकर दहक रही थीं। दूसरी जानिब वली का भी चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में जमा बर्फीला सा तासुर सब कुछ जमाने लगा था। हाँ, वो एक दूसरे का अक्स थे। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूँ हाशिम, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें सुननी चाहिए, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका तुम्हारे साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। उसकी बात पर वो दिलचस्पी से आगे को हुआ था। और क्या है वो कहानी? वली की मुस्कुराहट बस एक लम्हे को गहरी हुई थी। क्या तुम जानते हो हाशिम कि तुम भी मेरे जैसे ही हो? वो नासमझी से पीछे को हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं। हर लफ्ज़ पर जोर देकर कहता वो उसे तेज दिला गया था। क्या बकवास कर रहे हो? इसमें बकवास कुछ भी नहीं है हाशिम। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक नाजायज़ बच्चे की कहानी, ऐसे बच्चे की कहानी जो हराम रिश्तों से वजूद में आया था। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो मुआशरे का जहर आलूद सा हिस्सा था। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो लोगों की बेजा गालियाँ सुनता बड़ा हुआ था। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने जुल्म की हर इंतहा को देखकर खुद को जालिम और मजलूम के दायरों से आज़ाद किया था। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने हर उस जुर्म की सज़ा काटी जो उसने किया ही नहीं था। और वो बच्चा वली अहमद था। इसीलिए तो तुम और मैं एक जैसे नहीं हो सकते। मैं हलाल हूँ और तुम हराम हो। ऑफिस में एकदम ही मौत का सन्नाटा छा गया था। सब कुछ साकत हो गया था, हर शय, हर सांस और हर जनबिश। वली मुस्कुराकर आगे को हुआ और उसकी सी आंखों में अपनी निस्वानी आंखों के कांच गाड़े। लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था हाशिम। हाशिम यकटक उसे देख रहा था। वो सिर्फ वली अहमद नहीं था। हाशिम का वजूद पल भर को बर्फ़ बन गया, बर्फ़ का सफ़ेद ढेर। तुम भी मेरे जैसे ही हो हाशिम, क्योंकि तुम भी मेरी तरह नाजायज़ हो। क्या तुमने कभी रूह कब्ज़ की जाने की आवाज़ सुनी है? वो भी इतनी ही भयानक होती है, इतनी ही दिलखराश, इतनी ही बेरहम। हाशिम बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उस पर सफ़ेद पेंट फेर दिया हो। मुझ पर सारी ज़िंदगी तुमने जुल्म इसलिए किया क्योंकि मैं नाजायज़ था। लेकिन क्या मैं तुम्हें बताऊं हाशिम कि तुम खुद क्या हो? तुम भी एक डैश हो। तुम भी हराम की तस्कीन का नतीजा हो हाशिम, और तुम भी मेरे जैसे हो।
वली एकदम ही उठ खड़ा हुआ था, लेकिन हाशिम अपनी जगह से ना हिला। लगता था जैसे सारी दुनिया राख का ढेर बन गई हो। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए तो जाकर अपने इस बाप से पूछना। लेकिन एक मिनट, इसके टेबल पर हाथ रखता वो उसके सामने झुका। गुलाबी आंखों से इसका सफ़ेद पड़ता हुआ वजूद देखा। तुम्हारा बाप तो अपने गुनाहों की सज़ा इसे दुनिया में पाकर लागर हो चुका है। तुम ये सब अपनी उस नकली माँ से पूछना कि जिसने सारी ज़िंदगी तुम्हें अपना सगा बेटा मानने का दावा किया है। और आज इस वक्त इस तारीख में तुम भी जाकर देखो, एक नाजायज़ और हराम औलाद की हैसियत से, और अंदाज़ा करो कि वली अहमद ने हर गुज़रते दिन किस अज़ियत को काटा है। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। वो सीधा हुआ और माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया था। उस पर एक फुंकारती हुई निगाह डाली और बाहर निकल गया था। उसे पता था कि उसने हाशिम हुसैन को आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब दिया था, एक ऐसा अजाब जिससे वो ख़ुद को आज़ाद कभी नहीं करा पाएगा। उसने उसकी ज़ात को राख का ढेर बना दिया था। हाँ, उसने हाशिम को आज तबाह कर दिया था। बाहर निकलते हुए बजता हुआ फ़ोन उसने निगाहों के सामने किया और फिर कॉल रिसीव करके चलते हुए फ़ोन कान से लगाया था। करता हूँ पूरे वाले, कब तक आएंगे मोहसिन? करतारपुर वाले कब? करतारपुर आई थिंक पाकिस्तान में है या इंडिया में ही है। करतारपुर वाले कब तक आएंगे मोहसिन? बस आज शाम वाली सर। गुड, उसने मुतासुर सा कहा था और फिर पलटकर एक निगाह उसके डेरे पर डाली थी। आज से तुम्हारा बाप हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए बंद। हाशिम, उसने तेज़ी से एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी सियाही में डूबे डेरे को पीछे छोड़ता गया था। वापसी पर उसका कार का रुख कब्रिस्तान की जानिब था, कब्रिस्तान की जानिब जिसमें उसने अपने हाथों से करम को दफनाया था। एक पल को उसने गहरा सांस लिया और फिर मगरिब की गहरी होती सियाहियों में डूबे कब्रिस्तान को देखा था। अगले लम्हे अब वो बेशतर कब्रों के पास से गुजरता हुआ करम की ताज़ा कब्र के सामने मौजूद था। कब्रिस्तान में आज मुर्दों के रोने की आवाज़ें मफकूद थीं। शाम की स्याही में डूबा कब्रिस्तान उससे आज भी हद पुरसुकून लगा था। वो चंद पल खाली खाली नज़रों से उसकी ताज़ा कब्र पर मुरझाए हुए फूलों को देखे गया, फिर आहिस्ता से घुटनों के बल उसके कब्र के सामने बैठा। दूर से देखने पर बस यही दिखाई देता था कि एक ऊंचा सा लड़का सर झुकाए किसी कब्र पर बैठा है, रोशन, पुरसुकून और आरामदा सी कब्र पर। हाशिम ताबड़तोड़ घर के अंदर दाखिल हुआ था, दीवानों की तरह भागता हुआ लॉन्ज में आया, लेकिन लॉन्ज जर्द कुमकुमों में सुनसान लग रहा था। खाली पड़े लॉन्ज को देखकर वो ऊपर की जानिब भागा। उसके कदम जो कभी भी लड़खड़ाया नहीं करते थे आज कांप रहे थे। एक अनजाना सा खौफ था जो उसके गिर्द हिसार खींचने लगा था और इस हिसार में उसका दम चंद ही घंटों में घुटने लगा था। हुसैन के कमरे का दरवाज़ा धार से खोलकर वो चंद लम्हे सुर्ख निगाह लिए उस लागर से नाकारा वजूद को देखे गया। निगार जो उसके यूं आनन फानन आने पर बेसाख्ता मुड़ी थी, उसके खून आशाम नज़रों को देखकर नासमझी से उठी। उसने आगे बढ़कर उन्हें दोनों कंधों से थामा और बुरी तरह झंझोड़ा था। माँ जी, मैं सिर्फ एक दफ़ा पूछूंगा तुमसे, मुझे झूठ बोलने की गलती मत करना, मुझे सब सच सच बताना। निगार खौफजदा होकर उसका सिया पड़ता हुआ चेहरा देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ही रात में उसे क्या हो गया है। क्या तू मेरी सगी माँ है? और निगार की निगाहें फट कर बाहर आ गई थी। धड़कते दिल और फूलते सांस के साथ वो उसे देख रही थी जो उनके हाशिम से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। हाँ, वो उनका हाशिम लग ही नहीं रहा था, वो तो कोई बहुत ही बदला हुआ इंसान लग रहा था। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ था मगर उनका हाशिम नहीं। बता अम्मी, मैंने पूछा, क्या मैं तेरा सगा बेटा हूँ या नहीं? वो इतनी ज़ोर से चीखा था कि सारी हवेली लरज़ उठी थी। दर दीवार उसकी दीवानगी पर कांप उठे थे। निगार बेगम का सारा जिस्म पसीने में नहा गया था। बोलने की कोशिश की लेकिन होठों के बेतहाशा लर्जिश पर कोई भी लफ्ज़ लबों से निकलने से इनकारी हो गया था। सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था। हाशिम, लेकिन उसने उन्हें ज़ोर से एक तरफ को धकेल दिया था। वो फिसलती हुई कमरे से रखी टेबल से जा लगी। माथे से खून की पतली सी लकीर फूट पड़ी थी, करब चेहरे से लुढ़क रही थी, फूट कर अब चेहरे पर लुढ़क रही थी। हाशिम परवाह किए बगैर ही आगे बढ़ा और हुसैन के लागर पड़े वजूद को बुरी तरह झंझोड़ा था। क्या मैं नाजायज़ हूँ? बोलो बाबा, क्या मैं नाजायज़ हूँ? कह दो कि ऐसा कुछ नहीं है, बोल दो बस एक बार कि मैं तुम्हारे जायज़ बेटा हूँ। खुदा के लिए बस एक बार मुझे बता दो कि वो वली झूठ बोल कर गया है। मैं जायज़ हूँ। मैं कभी इस जैसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता मैं उस जैसा। मैं और वो एक से नहीं है। वो मुझसे कमतर है, वो मुझसे हर लिहाज में कमतर है। इसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। बोलो, एक दफ़ा बोलो, बस एक दफ़ा ऐसे बोल दो।
लेकिन हुसैन के हलक से सिवाय बेमायने आवाज़ों के और कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हलक से गर गर करती आवाज़ों के सिवा कुछ न निकला। उसने एकदम ही तेज में आकर ज़ोर से उससे बैट पर फेंका तो वो लुढ़क कर एक जानिब को गिरा। निगार भाग कर उसकी तरफ आई थी। उसे सीधा किया और हाशिम को देखा। उसका चेहरा मुर्दा हो रहा था, यूँ लगा जैसे वो कल गल सड़ रहा हो। कदम पीछे जाते वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, बस एक ही जुमला कि वो वली जैसा नहीं हो सकता, वो उस जैसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसके बोलने से अब किसी बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। जो तय हो गया था वो तय हो गया था। इंसानों पर सारी ज़िंदगी जुल्म करते उसने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि उसका अंजाम इतना भयानक होगा, इतना खौफनाक और इतना तारीक। लेकिन अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वली जो भी बोल कर गया था वो सब सच था। उसे सच के आगाज़ में डालकर वो तो पलट गया, मगर ज़िंदगी की एक न ख़त्म होने वाली अज़ाब के हवाले करके गया था। चंद घंटे, महज चंद घंटे हुए थे उसे ये जाने कि वो नाजायज़ था, वो एक डैश था। और इन चंद घंटों में गोया उसने ज़िंदगी की असलियत खुद पर गुजार ली थी। वली अहमद सही कहता था, ठीक कहता था वो बिल्कुल, कि वो जो बर्दाश्त करता आया है, अब इस सब को बर्दाश्त करने की बारी हाशिम की थी। इस पागल कर देने वाले सच को झेलने की बारी अब उसकी थी। अपनी हवेली से बाहर भागते वक्त उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ को जा रहा है, किस समेत में भाग रहा है। उसे बस भाग जाना था, किसी जंगल या फिर किसी और ऐसी जगह जहाँ कभी भी रोशनी का कोई अंधिया ना होता, जहाँ रोशनी का कोई वजूद ना होता, जहाँ सिर्फ स्याही होती, गहरी स्याही, ऐसी स्याही जिसमें वो खुद से भी नज़र नहीं मिला सकता। अच्छा तो ये होता इंतकाम। अच्छा तो ये होता है इंतकाम। इसे कहते हैं इंतकाम। इसे कहते हैं वक्त के दायरों का उल्टी रफ्तार को घूमना। इसे कहते हैं अमाल का पलट आना, जुल्म का लौट आना। उसने लोगों पर बहुत जुल्म किए थे, बस बहुत सी इज्जतें पामाल की थीं, बहुत सी जानें मौत के घाट उतारी थीं। उसने दौलत और ताकत के नशे में भूल कर हर गैर इंसानी हरकत की थी। लेकिन ये खुदा की दुनिया है, यहाँ इसका कानून चलता है, यहाँ इसकी हुक्मरानी ज़िंदा रहती है। ढील देने पर अगर वो बहुत से फ़िरौनों को इस ज़मीन की बादशाही सौंप दे तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता है कि वो लगा में ढीली करके भूल गया है। सारी कायनात, सारी दुनिया, सारा आसमान और सारी ज़मीन जुल्म को भूल सकती है, मगर अल्लाह जुल्म को कभी नहीं भूला करता। इस ज़मीन में मौजूद हर फ़िरऔन को एक न एक दिन गर्क होना ही होता है। इसे भी गर्क होना था अपनी सियाकारियों और बदकारियों के साथ। आज उससे भी किसी समंदर में गर्क हो जाना था, क्योंकि गर्क हो जाना ही हर फ़िरऔन का आगाज़ भी था और अंजाम भी। भागते भागते वो किसी गाड़ी से बुरी तरह टकरा कर नीचे गिरा। वो एक बहुत ही लश चमचमाती हुई कार थी। इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उठकर मज़ीद भाग सकता, इसीलिए खामोशी से पड़ा रहा। चंद आदमी ने बाहर निकलकर उसे सीधा किया था, फिर उसके चेहरे पर टॉर्च मारकर देखी तो एक दूसरे को इशारा किया। वो सब अभी उसी के घर में घुसकर उसे घसीटते हुए बाहर निकालने का इरादा रखते थे, लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये थी कि वो उन्हें बाहर ही मिल गया था। उसे घसीटकर वो गाड़ी में डालने लगे तो हाशिम ने पश्चिम पश्चिम से अपने बाजू हिलाने चाहे थे। इनमें से किसी एक ने उसके गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नाल रखी तो वो सुन हो गया था। चुपचाप गाड़ी में बैठ, अभी के अभी। उसने थूक निकल कर तेज़ तेज़ सर हिलाया था। आसाब तो गोया मंजमंद ही थे, लेकिन अब इसका जिस्म भी जमने लगा था। उन्होंने उसे गाड़ी में ठूसा और फिर तेज़ी से गाड़ी आगे भगा ले गए। आज हाशिम हुसैन ने ज़िंदगी की शाम आखिरी बार देखी थी। कुछ दूर ले जाकर गाड़ी रोकी गई और उसे गांव के आखिरी सिरे पर बहती नहर के करीब उतारा गया। एक आदमी ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर सिया कपड़ा डाला था, बिल्कुल वैसा ही जैसे फांसी देते वक्त मुजरिम के चेहरे पर डाला जाता है। उसके पीछे को बंधे हाथ पूरी तरह से काबू थे और वो सफ़ेद चेहरा लिए खामोशी से उनकी कार्रवाइयाँ देख रहा था। तो किसके लोग हो तुम? हिम्मत करके उसने पूछा तो उसके कंधों पर जोर डालकर इसे घुटनों के बल कच्ची ज़मीन पर बिठा दिया गया था। क्या तुम्हें याद है कि करतारपुर वाले सिखों की बेटी का रेप तुमने उस साल की कौन सी शब को किया था? और फिर इस लड़की को मार कर तुमने इसी तरह किसी बहती नहर में डाल दिया था। लेकिन हाशिम हुसैन, वो लड़की ज़िंदा बच गई थी। इस लड़की के बिस्तर मर्ग के आखिरी अल्फाज थे कि उसे हाशिम हुसैन ने दरिंदगी का निशाना बनाया है। आज और इस वक्त तुम्हें इसका बदला लौटाया जा रहा है। इसकी सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई थी। पल भर में जैसे सार गुत्थी सुलझ गई थी। लेकिन अब वक्त ख़त्म हो चुका था, वक्त अब थम चुका था। उसके सामने खड़े आदमी ने पिस्तौल लोड किया तो उसने आंखें बंद कर ली थी।
वली उसी पल कब्रिस्तान से निकला था, कंधों पर धरी हुई भूरी शॉल को दुरुस्त करता, सपाट चेहरा और खाली वजूद लिए हुए एक गोली फिजा में तैरती हुई आई और हाशिम के दिल में पेवस्त हो गई थी। फिर दूसरी, तीसरी, और जब तक आगे वाले के पिस्तौल में गोलियां ख़त्म नहीं हो गई थी तब तक उसका वजूद गोलियों से छलनी होता रहा। वली की गाड़ी कच्चे रास्तों पर एक बार फिर से दौड़ी थी। उसके अंदर खुशी का कोई एहसास नहीं था, सरशारी की कोई कैफियत नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे उसका वजूद खेल उठता, क्योंकि वो जानता था कि इंतकाम खुशी नहीं दिया करता, बस एक तस्कीन होती है जो रगों में बहते लहू को सर्द करके उतरती जाती है। उसके झटके खाता जिस्म जैसे ही साकित हुआ, उन्होंने उसे लात मार कर नहर के मुंह पर जोर पानी में फेंक दिया था। आँख के बदले आँख, कान के बदले कान और जान के बदले जान। उसकी खून से लथपथ लाशें लावारिसों की तरह आगे ही आगे बहती जा रही थी। दूसरों को अल्लाह कुत्ते के मौत देने वाला आज खुद ऐसी मौत मर गया था कि जिससे जिस्म का हर अज़ा काँप उठा था। एक ऐसी अजियत से मरा था कि सुनने वालों का दिल बंद होने का खदशा लगता था। कुदरत का इंतकाम इतना ही जालिम और कड़ा होता करता है। मरते वक्त उसने आखिरी बात यही सोची थी। हाँ, एक आखिरी बात जो हर इंसान लुक़मा अजल बनते हुए सोचा करता है, एक ऐसी बात जो उसकी सारी ज़िंदगी का अक्स होती है। वली ने गाड़ी सफ़ेद हवेली के सामने रोकी और खामोशी से बाहर निकल आया। आज बहुत सी जानों का बदला पूरा हो गया था। आज बहुत से एहसाब चुकता हो गए थे। आज बहुत सी कब्रों ने आने वाली बीन की आवाज़ें बंद होने वाली थीं और आज बहुत से मुर्दार अपना रिज़्क समेटने वाले थे। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो चौंक कर रुक गया था। ज़मान लाउंज में बैठे थे और साथ ही बीजान परेशानी से शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी। उसे देखते ही वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसने ज़मान को देखा, मगर उनके बेतासुर चेहरे का हर तासुर उसे समझ आता था, तो नवाज़ से सब्र नहीं हुआ। उसने गहरा सांस लिया और फिर लाउंज में चला आया था। बीजान बेसब्री से उसकी जानिब बढ़ी थी। वली, ये नवाज़ क्या कह रहा है कि तुम जा रहे हो? झूठ कह रहा है ना वो तुम तो कहीं नहीं जा रहे ना? उसका चेहरा वो जांचते जैसे बहुत से सवालात कर रही थी, कांपते दिल के साथ। और अगर चला गया तो लगता था ज़माने ज़िंदा नहीं रह सकेंगी। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने साथ लगाया, फिर ज़मान की जानिब मुतवज्जह हुआ। वो उसे ही देख रहे थे बेयकीनी से। वो खामोशी से जाकर उनके ऐन सामने बैठा, घुटनों के बल, छोटे वली की तरह। फिर उनके हाथ अपने मजबूत हाथ में लेकर अकीदत से चूमा और आंखों से लगाया था। ज़मान की आंखें ना जाने क्यों भीग गई थी। तो तुम जा रहे हो? वो सवाल नहीं था, जवाब था, खालिस जवाब। इसका सर झुक गया, गले में शायद कुछ अटकने लगा था। फिर मुस्कुराकर चेहरा उठाया। वो दुखी दिल के साथ उसे ही देख रहे थे। जी सरदार बाबा। क्यों वली? हाँ, आपके उन्होंने सवाल किया था। अपनी बेटी की तरह हमेशा से मुश्किल सवालात किया करते थे वो। मैं मज़ीद इस सारी ज़िल्लत को बर्दाश्त करने की ताकत खुद में नहीं पाता सरदार बाबा। मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ कोई मुझे ना जानता हो, मेरी शनाख्त से मुताल्लिक मुझे ज़िल्लत का निशाना ना बनाता हो। मैं इस माहौल में उकता गया हूँ, मैं थक गया हूँ। इसका लहजा वाकई बरसों की थकान ज़दा लगता था। ज़मान उसे चंद पल देखे गए। मुझे सिर्फ़ एक बात की तसल्ली करवा दो, क्या तुम वहाँ खुश रहोगे? उनका अंदाज़ा उसे चिटका गया था। और ये कैसा सवाल हुआ करता थे, कैसे सवाल कर रहे थे वो खुश रहेगा? इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। मैं खुश रहूं या नहीं, लेकिन मैं सुकून में रहूँगा सरदार बाबा। मेरी ज़ात हर पल तंज और हिकारत के निशाने पर नहीं होगी। ज़मान उसका खूबरू चेहरा खामोशी से देखे गए थे। वो जैसे इस चेहरे को देख कर याद करने की सही कर रहे थे, क्योंकि अब वो उनकी नज़रों से ओझल होने वाला था। उनके ऐसे देखने पर उसने शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा बेसाख्ता ही झुकाया था। उन्होंने उसके बालों से भरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। जहाँ रहो खुश रहो, और हाँ, हम दो बूढ़ों को मत भूलना। ज़मानी उसके पीछे खामोशी से आंसू बहाती खड़ी रहीं। उसका सुकून तो उन्हें अपनी खुशी से ज़्यादा अजीज़ था। फिर भला वो कैसे उसे रोक सकती थी? क्या उनके पास रोकने का कोई जवाज़ रह गया था? मैं कैसे भूल सकता हूँ आप दोनों को? मैं बीजान और आपकी मोहब्बत को सारी ज़िंदगी खुद में समेट कर रखना चाहता हूँ। ये मेरी मताए कुल है। मेरे पास किसी की मोहब्बत, किसी की दुआएं नहीं हैं सरदार बाबा। वली अपने आप को भूल सकता है, लेकिन वो आप दोनों को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। उसकी निस्वारी आंखें नम नम सी लगती थीं और लहजे में तो गोया सारा जहान ही इज्जत समेट आई थी। अब बातें ही करते रहोगे या फिर मुझसे गले मिलकर मुझे ठंडक भी पहुंचाओगे? वो उठे तो वो भी साथ ही उठ खड़ा हुआ और फिर मुस्कुराते हुए उनके गले लग गया था। मजबूती से अपने जानदार बाजुओं के गिर्द खींच दी। सरदार बाबा ने आंखें मूंद ली थीं। उनके सीने में वाकई ठंडक उतरने लगी थी।
अरे जवान हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी मजबूती से गले लगाओगे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी मेरी। उनकी शर्त पर वो हंसकर उनसे अलग हुआ था। फिर भी जान के जानी पलटा। वो आंसू साफ कर रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। शायद झल्ला ना हो तो। हर दफ़ा हंसता है और आज देखो रुला दिया। हर दफ़ा हंसाता है और आज देखो रुला दिया। लेकिन याद रख, शादी करनी ही पड़ेगी तुझे। वो हंसकर आगे बढ़ा और उनके गिर्द अपने बाजू फैलाए थे। बीजान की बेतरह उबलते आंसुओं ने उसकी कमीज़ भीगने लगी थी, मगर वो फिर भी खुश थी। उनका वली खुश रहेगा, उन्हें और चाहिए ही क्या था। कब तक जाओगे? सरदार बाबा के लिए ये अल्फाज बहुत तकलीफ़दा थे। बीबी की शादी के बाद, और उसके लिए लफ्ज़ अजियत थे। जाते जाते भी साथ दे रहे हो बरखुरदार। वो मुस्कुराए। वली नहीं मुस्कुरा सका। अच्छा अब जाओ, जाकर आराम करो, सुबह से मसरूफ़ हो। वो सर हिलाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, मगर दो शहद रंग आंखों के पुरशिकवा से अर्तकास पर उसने निगाहें लम्हे भर को जीनों की जानिब फेरी थीं। और फिर, हाँ, फिर वो वहाँ ही खड़ी थी, सुर्ख लिबास में, सारी कायनात की रोशनी खुद में समोए। उसने तेज़ी से कदम आगे बढ़ाए। अमल उसे जाता हुआ देखती रही। वो तो हमेशा से ही पीछे खड़ी रह जाया करती थी। वो कमरे में आते ही बेदम सा सोफे पर गिरा था। आराम। उसे सारी ज़िंदगी आराम नहीं आना था। अमल की सांसें उसके साथ जुड़ी थीं। उसे आराम कैसे आ सकता था? उसने खफीफ सी सुर्ख आंखों को मूंद कर सर सोफे की पुश्त पर लगाया था। अमल का नाजुक सरापा झम से उसके सामने आया था। उसने थक कर आंखें खोल दी थी। निस्वारी आंखों में भी बरसों की थकन पनाह थी। अमल ने अपने मन भर के होते हुए कदमों को ऊपर की जानिब मोड़ा। चिकने रुखसारों पर आंसू अब तक चमक रहे थे और वो उन्हें रोकने की कोशिश में हलकान होने लगी थी। अनदेखी सी चहल पहल हर आन हवेली का अहाता किए हुए थे। वो मसरूफियत तले अपने अंदर पलते खौफनाक से नासूर को रोंद रहा था। वो इस मसरूफियत तले खुद को भी रोंद देना चाहता था। अमल से इसका अब तक सामना नहीं हुआ था और उस पर उसने शुक्र का कलमा पड़ा था कि अगर वो सामने होती तो वो किसी काम का ना रहता। सुल्तान, ये यहाँ लाइट्स का इंतज़ाम करवाओ। और अभी तक गेंदे के फूल क्यों नहीं पहुँचे? कमाल करते हो तुम भी। शाम को मेहंदी है, हवेली सजनी है और तुम काम अभी तक अधूरे हैं। वो सुल्तान को लताड़ता हुआ मुस्तकिल मुलाजमीन को हिदायत दे रहा था। मुसलसल एक हफ्ते से वो घन चक्कर बना हुआ था। शादी के तमाम इंतजामात इसी के ज़िम्मे थे और इस जिम्मेदारी में वो कोई कोताही, कोई कमी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वली, बीजान की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा था। वो कॉटन का सफ़ेद कुर्ता लिए उसी के जानिब बढ़ रही थी। ये मैं तेरे लिए सफ़ेद कॉटन का कुर्ता लाई हूँ। बहुत अच्छा है बीजान, पहन लूँगा। उसने एक नज़र कुर्ते को देखा तक न था। बीजान खफा हुई। खुद तो तुमने कुछ लेना नहीं था, सोचा मैं ही कुछ ले आऊँ। खुद से इतनी बेतवज्जही, इतनी लापरवाही दुरुस्त नहीं है वली, अपना ख्याल रखा कर। उनके लहजे में फ़िक्र बोल रही थी। वो मबहूम सा मुस्कुराया था। अच्छा अब रखूँगा। अंदाज सरासर उन्हें बहलाने वाला था। अच्छे से खबर है मुझे कि तुमने कैसा ख्याल रखना है खुद का। मैं वाकई रखूँगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो यकीन दिलाने के लिए क्या करूं? यहीं रुक जाओ हमारे पास। बीजान ने इतने अचानक से कहा कि उसके मुस्कुराहट गायब होने में पल नहीं लगा था। मैं आता जाता रहूँगा बीजान, मगर मुझे तो तसल्ली नहीं होगी ना वली। इन बूढ़ी आंखों को तुझे देखने की आदत हो गई है। उनकी आवाज़ भीगने लगी थी। वली के दिल को कुछ हुआ था। बीजान की नरम से आगोश ने उसे हमेशा सख्त दुनिया में महफूज रखा था। वो कल रुखसती के वक्त हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला था और बीजान के लिए यही एहसास सुहाने रूह था कि उनका वली उनको छोड़कर जा रहा था। तो आपको भी ले चलूँगा। हाँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। लेकिन फिर तेरे सरदार बाबा, वो तन्हा हो जाएंगे। तो उनको भी ले चलते हैं साथ में, और फिर हवेली पर भूत राज करेंगे। वो उनकी बात पर बेज़ाक्ता ही मुस्कुराया था। तू जहाँ रहे खुश रहे। उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। वो सर चटक कर दोबारा से कामों की जानिब मुतवज्जह हुआ। तब मुड़ा ही था कि एकदम ही जर्द लिबास में कैद कांच सा वजूद उसे ठिठका गया था। अमल की पूर्णम शिकवा आंखें उसे कलाम कर रही थी। खामोश कलाम उसे ज़ख्मी ज़ख्मी कर रहा था। वो दम बखुद सा उसकी छेदती निगाहों को देखे गया। ऐसा मत करें वली, यूँ मुझे किसी के हवाले मत करें। आप मुझे किसी को सौंप कर जा रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं वली? उसे अपने कदमों पर खड़ा होना अजाब लग रहा था। इन आंखों की बोलती इतनी जालिम होगी, उसका अंदाज़ा उसे आज हुआ था, इस पल हुआ था। मैं तो कांच से बनी हूँ, मुझे किरची किरची होने से बचा लें वली। देखें, मैं मर रही हूँ, मैं मर जाऊँगी वली। उसने कभी खामोशी को यूँ चिल्लाते नहीं सुना था, मगर आज ये खामोशी उसके अंदर बाहर को खामोश कर गई थी। वो ज़्यादा देर ना रुकी, बस एक आखिरी ज़ख्मी निगाह उस पर डाली और उसको ज़ख्म कर दिया।
वली ने ज़ब्त से आंखें बंद की, जैसे ताज़ा ताज़ा लगे ज़ख्म को सहने की हिम्मत मुश्तमा की हो। रात मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ था, सिवाय दो नफूस के हर दिल खुश था, चहक रहा था। रात थक कर जब सब ने अपने अपने कमरों की जानिब बढ़े तो अमल ने थके थकाए से कदम छत की जानिब मोड़े थे। नींद तो वैसे भी सारी रात नहीं आनी थी, उससे अच्छा था कि वो खुली हवा में ही चमकते चांद को देखकर खुद के अंदर पलती तकलीफ़ को कम कर लेती, तकलीफ़ जो अब सारी ज़िंदगी उसके साथ रहनी थी। उसने छत का दरवाज़ा खोला और टेरिस की जानिब चली आई। मध्यम सी ठंडी हवा और दमकते चांद ने जैसे चुपके से उसके सारे आंसू समेट लिए थे। उसका दुपट्टा कंधे से ढलक कर हाथों पर आ गिरा। सियाह हाफ बंदे बाल एक जानिब को उड़ने लगे। यकायक उसे किसी के कदमों की भारी चाप सुनाई दी। अमल जमसी गई थी। वो इस चाप को पहचानती थी। हाँ, वो इसे कैसे भूल सकती थी भला। वो उससे ज़रा फासले पर आ खड़ा हुआ था। आस्ती ने हस्बे आदत कोहनियों तक मोड़े। रात के इस पहर शॉल से बेनियाज, अंधेरे में भी देव मालाई से किरदारों की अक्कासी करता हुआ। हाँ, वो वही तो था। उसने उसे देखने के लिए गर्दन नहीं मोड़ी, खामोशी से चांद को देखे गई। वो भी चेहरा उठाए चांद को ही देख रहा था। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मेरा हाल नहीं पूछेंगी? खुश तो हैं मुझे अजियत देकर, और क्या पूछूँ मैं आपसे। वो उसके तंज पर मुस्कुराया था। चांद का सहर हर जानिब बिखरने लगा था, हर शय पर चढ़ने लगा था, हर वजूद को ढांपने लगा था। मैं आपको अजियत देने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन अजियत दे सकते हैं। उसके जवाबात बहुत बरजस्ता, बहुत ही दिल गिरफ्ता थे। क्या कभी तुमने किसी को इतनी बरजस्तगी से जवाब देते हुए देखा है? उसने देखा था, उसने अमल को देखा था। क्या अजियत दी है? मेरे अंदर अपनी आदत डाली है। क्या किसी अजियत से कम है ये? मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। इन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की जानिब नहीं देखा था। चेहरा उठाए वो दोनों चांद को देख रहे थे। दूर से देखने पर लगता था गोया वो हम कलामी कर रहे हों। आप माफ़ नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं भी तो मुश्किल में हूँ, आप ही रहें। जालिम शहजादियों के नक्शे कदम पर गामजन हैं शायद आप। चांद को देखता हुआ लड़का मुस्कुराया था। अमल की आंखों से आंसू फिसल कर कनपट्टी में जज्ब हुए थे। जी बिल्कुल, बल्कि बहुत पहले मुझे इनकी रोश इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। आपके साथ नरमी बरत कर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। गुलाम हाजिर है, जो सज़ा देनी है दे दें। उसने पहल दफ़ा चेहरा उसके जाने फेरा था। चांद की चांदनी में उसे अमल के रुखसारों पर कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। आपकी सज़ा यही है कि मैं नफ़रत करने लगी हूँ आपसे। वो हंसा था, अजीब आंसू से नम होती हंसी थी वो। अमल की आंसू तेज़ी के साथ गिरने लगे थे। बहुत जालिम हैं आप, आपसे कम हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बीबी, मैं आज भी आखिर तक आपके काबिल नहीं हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, मुझसे नफ़रत करें मैं इसी काबिल हूँ, और आप खुशकिस्मत हैं कि मुझसे नफ़रत कर पा रही हैं। मुझे देखें, मैं तो कभी भी आपसे नफ़रत नहीं कर सकूँगा। मुझे तो सारी ज़िंदगी आपसे मोहब्बत करते गुजारनी है। अमल के आंसू बहुत तेज़ी के साथ लुढ़क रहे थे। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया था। वो उसके लिए इतना ही कर सकता था, उसके आगे उसको इजाज़त नहीं थी। अमल ने उसके हाथ से रुमाल लिया और खामोशी से बहते आंसू को उसमें जज्ब किया था। वली आहिस्ता से पीछे हटा। अमल ने उसे मुड़कर नहीं देखा था, वो उसे जाते हुए नहीं देख सकी। वो मुड़ा और तेज़ी के साथ जीने फलांगता हुआ नीचे उतर गया था, और वो सारी रात टेरिस से लग कर बैठी रोती रही। वो आज आखिरी दफ़ा एक साथ ही सारा रो लेना चाहती थी। हमेशा दो नफूसों की मोहब्बत का गवाह चांद आज भी इतना ही खामोश था जितना हमेशा रहा करता था। सुबह बहुत हब्स ज़दा सी तुलू हुई थी। माहौल में आबरू आलूद मौसम की घुटन रची बसी थी। आज दोपहर निकाह था और फिर वली को इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए जुदाई थी। वो सपाट तेज़ी से कामों को सरअंजाम देता हुआ अपने अंदर मची हुई फोड़ फाड़ को बामुश्किल ढांप रहा था। वो इन कामों में खुद को कभी ख़त्म कर लेना चाहता था। निकाह ख्वाह अमल के कमरे की जानिब बढ़ा तो उसके कदम बस एक पल को लरस कर रह गए थे। वो गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा था। वो उसकी सांसों में कतरा कतरा तहलील होने लगी थी। अमल ने ज़ोर से दुपट्टा मुट्ठी में भींचा था। वली का सांस रुकने लगा था। उसकी कोई रूह खींच रहा था। वली, तुम ठीक हो ना? जान परेशान हो गई थी। उसने इस बात में सर हिलाकर उन्हें तसल्ली दी और फिर उनसे मुआज़रत करता हुआ अपने कमरे की जानिब दौड़ा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ में उसका कसरती जिस्म नुमाया था। वो लोगों को धकेलता हुआ दरमियान में रास्ता बनाता हुआ भाग रहा था। इश यार, बेचारे का दिल टूट गया। अमल का जिस्म बर्फ़ हो रहा था। उसके लब सफ़ेद पड़ रहे थे, निगाहें पतरा रही थी। वली ने कंधे पर धरी हुई कत्थई शॉल एक सरे ज़ोर से दूसरे कंधे पर डाला था। निकाह ख्वाह मामूली की कार्रवाई कर रहा था। वो धुआं चेहरा लिए निकाहनामे को देखे गई। उसकी उंगलियां बेजान हो रही थी। हाथ में फंसा हुआ कलम लरज़ रहा था।
क्या आपको ये निकाह कबूल है? वली सीने मोड़ता हुआ आवाज़ बेसन पर झुका, चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कबूल है। लरसती आवाज़ अब की समाज से टकराई थी। वली ने बेसन के किनारों को ज़ोर से थामा था। कबूल है। अमल की आंखें मुतअत्तर बहने लगी थीं। वली की आंखों से आंसू टूट कर गिरा। उसे अपनी ज़िंदगी की सारी ज़िल्लत याद आ रही थी। उसे हर दर्द से मिली धुतकार, हर दरवाजे से पड़ी गालियाँ याद आ रही थीं। उसे सब याद आ रहा था। गहरे गहरे सांस लेकर उसने अंदर मची हुई तोड़ फोड़ को संभालने की कोशिश की। निस्वारी आंखें सुर्ख हो रही थीं, दांत पर दांत जमे हुए थे। कबूल है। उसने तो वली से चेहरा खुश्क तौलिए से चेहरा खुश्क किया, सामान समेटा और किचकिच भरी हवेली से निकल आया था। अब के सपाट सा ड्राइव करता हुआ आगे ही आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। उसने सफ़ेद हवेली और उसके मकीनों को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसने अपने आप भी कहीं वहीं पीछे छोड़ दिया था। ज़मान ने धूल उड़ाती उसकी गाड़ी को जाते हुए देखा था और दर्द से मुस्कुरा दिए। कत्ल के बाद निगार बेगम, जो इस तरह से आनन फानन अपने आने पर अभी संभली भी नहीं थी कि वो उनके हौक बना छोड़कर जा भी चुका था। उन्होंने बामुश्किल हुसैन के लागर वजूद को देखा और फिर दुपट्टे से आंसू पोंछती हुई बाहर को भागी थी। वो जिस हालत में गया था उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था। उसकी हालत बहुत ही बिखरी हुई, बहुत ही टूटी हुई थी। यूँ लगता था जैसे कोई तनोमंद सा मर्द आगाही के एक ही पल झटके से ढह गया हो। बाहर भागते हुए उनका दिल लरज़ रहा था और जिस्म पसीने में शरबोर था। हर मसाम से गोया पसीने की बूंदें फूट कर बह निकली थीं। वो उनका सगा बेटा नहीं था, लेकिन वो उन्हें सगे बेटों से जैसा अजीज़ था। ये उन दोनों की बात थी कि जब निगार की गोद बिल्कुल खाली थी, उजाड़ और खामोश, तब एक दिन हुसैन ने उनके आगोश में हाशिम को ला थमाया था और कहा भी था कि सारी ज़िंदगी ये नहीं बताया कि वो उन्हीं का बेटा है, लेकिन उन्होंने निगार को वो उन्हीं का नाजायज़ बेटा था। वो अक्सर हैरान होकर हुसैन से कहती भी थी कि हाशिम बिल्कुल उनका परतू लगता है, बिल्कुल उनकी सी शख्सियत लिए, उन्हीं की तरह कद काट लिए, ऊंचा सा लंबा और सिया चमकती आंखों वाला ज़रीक सा हाशिम। लेकिन वो उनकी बात को हर दफ़ा इत्तेफाक कहकर टाल दिया करते थे। बाहर भागते हुए निगार बेगम का पसीने में शरबोर जिस्म होले होले काँप भी रहा था। वो उनका सगा बेटा नहीं था, लेकिन वो उनके लिए सगों से बढ़कर था। उन्हें ये जान लेने के बाद भी उससे घिन नहीं आई थी कि वो नाजायज़ था। वो एक ऐसी औलाद था जो हराम की तस्कीन से वजूद में आई थी। ये सब जान लेने के बाद भी उनके अंदर उससे नफ़रत का कोई रंग ना जागा। किसी तनफ़्फ़ुर, किसी तज़हीक और किसी कमतरी ने उनका दिल ऐसे नहीं जकड़ा था जैसे हाशिम की टूटी बिखरी हालत ने जकड़ लिया था। और रहा वो वली, तो उसका इंकशाफ भी उन पर आज हो ही गया था कि वो भी उनके शौहर का ही बेटा था। हुसैन की एक और नाजायज़ औलाद, एक ऐसी औलाद जिससे निगार ने हमेशा उसकी पैदाइश की वजह से नफ़रत की थी। उसके वजूद से हमेशा घिन सिर्फ इसीलिए खाई थी क्योंकि वो उनके मुकाबले पर नहीं था। वो उनके मुकाबले पर कभी आ ही नहीं सकता था। वो एक कमतर और ज़लील इंसान था क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको सकता पैदा ही ज़िल्लत के साथ किया था। लेकिन हाशिम, आज उन्हीं का हाशिम इस सांचे में पूरा उतर रहा था, जो सांचा उन्होंने वली के लिए तैयार कर रखा था। ये कुदरत का आखिर कैसा इंतकाम था? ये इस कहानी का कौन सा वर्क था कि जिसके उलटने पर दिल का एक कदर कट जाया करता है? आखिर ये सब क्या था? लोग कहा करते हैं कि कहानियाँ आगाज़ के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कहानियाँ अंजाम के साथ नत्थी होती हैं। कहानियों का वजूद, इनकी बका और इनकी सर्वाइवल हमेशा अंजाम के साथ जुड़ा होता है। वो औरत जिसने बरसों से हाशिम की तरबियत ही ऐसी की थी कि जिसमें इंसानियत का कोई शुबा तक ना था, जिसमें अपने हलाल और बरतर होने का घमंड और तकब्बुर कूट कूट कर भरते, उन्हें इतना अंदाज़ा ना था कि एक दिन हकीकत का आईना इस तरह का अक्स भी दिखाएगा, इस तरह का रंग भी दिखाएगा। अपने बेतरह उबलते आंसू कांपते हाथों से पोंछते उनका दिल हर आन समंदर की गहरी और लपटती लहरों में डूब डूब कर उभर रहा था। हवेली के दाखिली दरवाजे से कदरे ओवर गेट की जानिब जुनूनी से अंदाज में भागते हुए उन्होंने इतना अंदाज़ा था ही नहीं कि उनका हाशिम उनसे खो चुका है, उनके हाथों से जा चुका है। किसी बहती नहर के मुंह जोर पानी में उसकी लाश आगे ही आगे बहती जा रही है। एक ऐसी लाश जो इंतहाई नजस और बदबूदार होती है।
वली उसी वक्त सरदार बाबा और बीजान के सवालों पर उन्हें मुतमईन करता हुआ वापस अपने कमरे में आया था, मगर लगता था कि कदमों से किसी ने जान सलब कर ली हो। धम से सोफे पर बैठते हुए वो उसी परिजात के बारे में सोच रहा था कि जिसकी खामोश आंखें उसके अंदर कई दिनों तक की बातें छोड़ जाया करती थीं। अगर जो वो सरदार बाबा को एक दफ़ा भी इसके रिश्ते पर गैर मुतमईन या परेशान देखता तो वो ज़रूर उनका हाथ रोकता या उन्हें इस शादी से मना करता। लेकिन मसला तो यही था कि उसने ज़मान को कभी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ करते देखा ही नहीं था। आखिर वो खुद से एतराज़ करता भी तो किस बात पर? नफीस और इस हवेली के हर लड़के का किरदार तो उसे मालूम था। सरदार बाबा इन सब बातों से बेखबर नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो इन सब बातों से इतने बाखबर भी नहीं थे जिनसे वली ने हमेशा उनके सामने निगाहें चुराई थी। अगर जो वो उन्हें बता देता कि नफीस भी उन्हीं जहन्नमी रातों का मुसाफिर है कि जिसका बख्तियार और हाशिम आदि था, तो क्या वो अपनी इस शफाफ आईने सी नाजुक बेटी का निकाह उससे होने देते? इस सब में वो कुछ नहीं कर सकता था। बख्तियार और निसार नफीस की हकीकत से वाकिफ़ होने के बाद भी अपनी बहन की शादी हंसी खुशी इस लफंगे से कर रहे थे, तो ये मुश्किल ही था कि उसकी लाख दलाइल पर भी ये शादी रुक सकती। इसीलिए उसने बहती लहरों के साथ ही बहने का फ़ैसला कर लिया था। अमल जो इसकी वजह से इस सारे अजाब, दुख और ज़िल्लतों का शिकार हुई थी, बेहतर था कि अब वो उसकी ज़िंदगी से कहीं बहुत बहुत दूर चला जाता। और इस बिलक बिलक कर रोते देखकर उसने यही फ़ैसला किया था कि अब दिन किचन में उसे वो उसके सामने किसी सूरत भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वो उसका इम्तहान लेगा तो शायद उसका गुनहगार हो जाएगा। जो वो किसी भी सूरत होना नहीं चाहता था, वो यही चाहता था कि जब यहाँ से जाए तो हल्के कंधे और हल्के वजूद के साथ जाए। वो इसकी ज़िंदगी को किसी भी तरह अपने वजूद के आगे बाइस तमाशा नहीं बनाना चाहता था। सो उसने भी वही फ़ैसला कर लिया जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, यहाँ से जाने का फ़ैसला, कभी यहाँ ना लौटने का फ़ैसला। सरदार बाबा और बीजान को उसने कह दिया था कि वो आता जाता रहेगा, उनसे राब्ते में रहेगा, वो उन्हें कभी नहीं भूलेगा। लेकिन दर हकीकत वो ना तो उनसे राब्ता रखने वाला था, ना ही आने जाने वाला था, और ना ही वो सरदार बाबा और बीजान और अमल के अलावा किसी को याद रखना चाहता था। सो बस अब यहाँ से चले जाना ही में आफ़ियत थी, इज़्ज़त थी और सुकून भी था शायद। उसने रात के 4 बजाती घड़ी के जानिब देखकर सर झटका और फिर वॉशरूम में शावर लेने चला गया। वो खुद पर चढ़ती हुई थकान का आसाब पर जमी बर्फ़ शायद इसी तरह पिघल सकती थी। उसने गहरा सांस लेकर रुख ड्रेसिंग रूम की जानिब फेरा और फिर अगले ही चंद लम्हों में सर के बालों को रगड़ता हुआ बाहर निकल रहा था। सिंगार में इसके आगे खड़े बालों को रगड़ते उसके हाथ पल भर को साकित हुए थे जब उसने अपनी वाइब्रेट मोड पर लगे मोबाइल को जूं जूं की आवाज़ के साथ बजते हुए देखा था। उसने आगे बढ़कर एक नज़र घड़ी को देखा और फिर पेशानी पर लकीरें लिए मोबाइल को उठा लिया था। इससे सारे अरसे में सिर्फ इतना ही अंदाज़ा था कि करतारपुर वालों की हाशिम से क्या दुश्मनी थी और वो उन्हें ज़िंदा सलामत क्यों चाहिए था। लेकिन इसके कॉल के बाद उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो उन्हें क्यों चाहिए था। अनजान नंबर से आई कॉल उससे मोहतात से अंदाज में रिसीव करके कान से लगाई और फिर खामोशी से खड़ा रहा। ये एहतियात उसे इस जंगल ने सिखा दी थी। फिर उसे कोई अनजान सी आवाज़ सुनाई दी। वो इस आवाज़ को नहीं पहचानता था, लेकिन जो वो आवाज़ कह रही थी उसे सुनकर उसका सारा जिस्म पल में जमकर पिघला था। उसके आदमी ने हाशिम की लाश अगले गांव में देखी थी। वो नहर के पानी के साथ बहता हुआ अब गांव के किसी किनारे पर बेयारो मददगार पड़ा था, बगैर किसी जनाजे और बगैर किसी गुस्ल के। उसने खाली नज़रों से सिंगार आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखा था। उसका दिल लम्हों में सिकुड़कर फैला था। तौलिया बेड पर डालते उसने बेजान होते कदम के साथ खुद को बामुश्किल खड़ा रखा। उसका दिल वाकई सिकुड़ कर फैल रहा था। कोई आवाज़ सी थी जो उसे बहुत बुरी तरह झंझोड़ रही थी। उसने बेतहाशा बंद होते दिल पर हाथ रखा और फिर बेड पर आ बैठा। सर दोनों हाथ में गिरा लिया था। बार बार सर झटकता। कड़े सब्त की वजह से उसके दांत जम गए थे और कनपटी की जाती हुई रग सख्ती के बायस फूल गई थी। निस्वारी आंखों में गहरी सुर्खी उतरने लगी थी। वली अहमद टूटने लगा था। नहीं, उसने बार बार आंखों में आती हुई गुलाबी सी नमी को मसल कर उनका किया, लेकिन क्या किया? उसकी आंखें उसके इख्तियार से बाहर हो रही थीं। उसकी आंखें भीग रही थीं। नहीं, हाशिम के मरने से उसे दुख नहीं था। उसे इसका कोई अफसोस, कोई मलाल नहीं था। मगर जिस चीज़
जिस एहसास और जिस ख़याल ने उसे जकड़ लिया था वो था उसका सबसे बड़ा खौफ, उसका दिल को जकड़ कर भींचने वाला खौफ। बगैर किसी जनाजे और गुसल के मर जाना, बगैर किसी कब्र के मर जाना। चेहरे पर हाथ फेरता हुआ वो सीधा हुआ। नफ़ी में ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर अपने अंदर शोर करती हुई सोचों को भी झटकने की कोशिश की, लेकिन वो इस सब को नहीं झटक पाया। वो इस सब को नहीं झटक पा रहा था। नहीं, उसने पुरशिकवा आसमान की जानिब उठाई थी। आसमान वाला उसी की जानिब मुतवज्जा था। आप मुझे अभी ये सब याद नहीं दिला सकते। मैं नफ़रत करता हूँ उस इंसान से, नफ़रत करता था, नफ़रत करता हूँ और मैं उससे नफ़रत करता रहूँगा। उसने आज बहुत दिनों बाद आसमान वाले को यूँ मुखातिब किया था। हाँ, बहुत दिनों बाद आज उसने अल्लाह से बात की थी, बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो तय कर चुका था, वो ही जो हमेशा से सब तय कर रखा था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, उसने मुझे जीते जी मार दिया था, उसने मेरी ज़ात पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। ऐ अल्लाह, आप मुझे इस वक्त ये सब याद नहीं दिला सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इस आवाज़ के पार अब सब कुछ धुंधलाता जा रहा था। वो आवाज़ उससे कह रही थी कि वो उसे जैसा नहीं है, वो उस जैसा कभी भी नहीं था, वो उस हाशिम जैसा कभी भी नहीं हो सकता था। उस खींच कर सांस लिया, उसकी हालत गैर होने लगी थी। सब कुछ उसके हाथ से एक बार फिर फिसल रहा था। वही 14 साल खौफज़दा सा बच्चा एक बार फिर उसके अंदर सांस लेने लगा था। वली अहमद जानवर नहीं था, वली अहमद इंसान था और इंसान ही रहना था। और बस एक लम्हे की देर थी, एक लम्हे का फ़ैसला था, एक साअत का ताउन था। सारी दुश्मनियाँ, सारे ज़ख़म और सारे किस्से जैसे किस्सा पारियाना हो गए थे और वो एक झटके से उठा और सिंगार मेज़ से चाबियाँ उठाकर बाहर भागते उसने बस एक पल को खुद का अक्स आईने में देखा था। वो इस मुकरू से हुसैन का ही बेटा था। हाँ, वो उसी की औलाद था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी बारीकी से बने होठ और उठी हुई नाक, गहरी आईब्रो, अजीब पुरकशी निस्वारी आंखें, उसके बरअक्स हुसैन और हाशिम के नकूश बहुत ही बद्धे और खासे एक जैसे थे। लेकिन वली, उसने आज इस पल खुद पर गौर किया था, वो इन जैसा था ही नहीं, वो इन जैसा कभी भी नहीं था, वो इन जैसा कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इंसान था, इज़्ज़त करने वाला और दिल रखने वाला इंसान। वो इन जैसा जानवर नहीं था, इसीलिए वो जाएगा। हाँ, वो जाएगा, उसे ही जाना होगा। वो इन जैसा नहीं है, वो इंसानियत दिखाएगा। उसका हिसाब वो अल्लाह पर छोड़ता है, वो इस सब का हिसाब अल्लाह को दे रहा था। इसने कबूल कर लिया था कि अल्लाह था, अल्लाह इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत था। वो खुद खुदा नहीं था, वो वाकई खुदा नहीं था। और ये एक एहसास कि खुदा कोई और था, ये एक एहसास कि मीज़ान और अदल का तराजू रखने वाला खुदा उसके साथ था, तो उसे किसी बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। बाहर भागते हुए उसके कंधे बेहद हल्के थे, उसका वजूद गोया हवा से भी ज़्यादा हल्का हो गया था। उसे हाशिम से कोई हमदर्दी नहीं थी, उसे इससे अब भी नफ़रत थी, लेकिन अब वो इन जैसा नहीं था। अब उसे अपना अंजाम याद रखना था, क्योंकि कहानियाँ अपने आगाज़ नहीं, अंजाम के साथ जुड़ी होती हैं। से माफ़ी मांगते ऐसे अंजाम से पनाह तलब कर रहे थे। उसने उन्हीं के ताक़ुब में देखा था। कच्ची ज़मीन पर बिलाशुबा वो हाशिम ही था। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और चेहरा बर्फ़ सा सफ़ेद हो रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी लाश से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। ऐसा ताफ़ान उठ रहा था कि जिसमें सांस लेना भी मुहाल होने लगा था। उसे हैरत हुई, किसी की लाश का इस कदर जल्दी ताफ़ान ज़दा हो जाना हैरान कुन बात थी। उसने आगे बढ़कर कांपते हाथों से उसके सीने पर ज़ोर डालकर अंदर जमा हुआ पानी बाहर निकाला। फिर बामुश्किल उसने गांव में से चंद नौजवानों को राज़ी किया कि उसकी लाश को उसके साथ उठाने में कोई भी उसकी बदबूदार लाश के करीब नहीं आना चाहता था। यूँ लगता था गोया उससे सिया अमाल का ताफ़ुन उठ रहा था। 2-4 लोगों के साथ मिलकर उसने उसे गाड़ी में डाला और फिर लोगों से कब्रिस्तान का रास्ता पूछता हुआ आगे बढ़ गया था। कब्रिस्तान पहुंचकर उसने कब्र की खुदाई करने वाले के साथ मिलकर उसकी कब्र तैयार की, लेकिन इस कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय उसने इसे एक पहाड़ी
पर दफनाया था। उसे लहद में उतारने उसने एक आखिरी बार उसके चेहरे का देखा था और फिर गहरा सांस लेता हुआ कब्र से बाहर निकल आया था। वो उसे जनाजा नहीं दे सका, ना ही गुस्ल, लेकिन हाँ, वो उसे कब्र दे सकता था जो उसने दे दी थी। उसने कोई बेहुरमती किए बगैर उसको इज्जत के साथ कब्र में दफना दिया था। वापसी के सारे रास्ते उसका दिल बहुत शांत था। खुशी नहीं थी, लेकिन एक ख़ास किस्म का सुकून था कि उसने जो किया वो एक इंसान होने की हैसियत से उसे करना ही चाहिए था। उसने इंतकाम की जंग के आखिर तक इंसानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। हाँ, वो इस सब में भेड़िया नहीं बना था, वो इंसान ही रहा था। वापसी पर शावर लेने के बाद आज बहुत दिनों बाद वो फ़जर पढ़ने मस्जिद जा रहा था। अगरचे फ़जर कज़ा हो चुकी थी, अगरचे उसे नमाज की देर हो गई थी, लेकिन आज वो नमाज़ पढ़ना चाहता था। आज वो वाकई नमाज़ पढ़ना चाहता था। झुके सर और हर बोझ से आज़ाद दिल के साथ मस्जिद में दाखिल होते हुए अली अहमद ने एक बार फिर अपनी खोई हुई नमाज़ पा ली थी। दूसरी जानिब तारीकियों में डूबी हुई हुसैन अहमद की हवेली में निगार अब तक दरवाजे पर जमी थी और हुसैन, वो बेहिस्सो हरकत, छत को सुर्ख आंखों से तकता हुआ खून के आंसू रो रहा था। ऐसे आंसू जो दिखाई नहीं देते थे, मगर उनकी अजियत और तकलीफ सब तकलीफ़ों से और अजियतों से ज़्यादा कड़ी और दिल चीरने वाली होती थी। अगर जो वो भी हाशिम और वली की माओ को मारने के बजाय उनके साथ तरीके से निकाह करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, अगर जो वो कभी भी कोई ऐसा रास्ता इख्तियार ना करता जो उसे उस लागर मुकाम तक पहुंचाता, काश कि वो भी वली को हाशिम की तरह पालता, काश कि वो लोगों के डर से ज़्यादा अल्लाह का डर दिल में रखता, तो आज ऐसा नहीं होता। उसने हाशिम को निगार की गोद में लाकर इसीलिए डाला था क्योंकि पहले वो बहुत घबरा गया था। वो इस नाजायज़ बच्चे से डर गया था, लेकिन जब वली पैदा हुआ तो हुसैन अपने गुनाहों पर बहुत शेर हो चुका था। उसे अब किसी का भी डर नहीं था और ना ही उसे मज़ीद किसी बच्चे को पालने में दिलचस्पी थी। उसकी सेहत के लिए एक हाशिम ही काफ़ी था, जो कि आज इस वक्त उसे छोड़कर चला गया था। उसकी सुर्ख पड़ती हुई आंखों से एक आंसू फिसलकर उसके सफ़ेद बालों से चमकती कनपटी में जज्ब हुआ था। काश कि वो उठ सकता, बस एक बार वो उसे बिस्तर से उठना चाहता था। बस एक दफ़ा की मोहलत दरकार थी उसे। वो एक बार वली से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता था। वो एक बार उससे कहना चाहता था कि वो उसके गहरे हर पल रगों में सरायत करते एहसास से गुनाह से निजात दिला दे। वो बस एक बार उसके सामने अपने किए की तलाफ़ी करना चाहता था। अगर जो वो बस एक बार उठ जाए। उसने अपना लागर पड़ा हुआ हाथ उठाने की कोशिश की, गर्दन के इर्द गिर्द बिछी रगे उसने अपना लागर पड़ता हुआ हाथ उठाने की कोशिश की, गर्दन के इर्द गिर्द बिछी हुई रगे जोर लगाने के बायस फूल गई थी, दांत जम गए, तकलीफ बढ़ने लगी, आंखों के आगे मौत का सा अंधेरा छाने लगा, लेकिन बेसूद। उससे हाथ उठाना तो दूर की बात, एक उंगली भी हिलाई नहीं जा रही थी। तेज तेज सांस लेता वजूद पहले से भी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लगा था। अगर जो वो एक दफ़ा भी अपने किए पर गौर कर लेता तो आज ये सब नहीं होता, लेकिन अब सब हो गया था, अब सब ख़त्म हो गया था। उसने बिगड़े ज़ाविये वाले चेहरे पर बहते आंसू को बहने दिया, क्योंकि वो आंसू को साफ़ करने पर अब कादिर नहीं था। अब वो इनको साफ़ करने पर कभी भी कादिर नहीं हो सकता था। अगले दिन उसे कब्र खोदने वाले की अजीब सी कॉल महसूस हुई थी। वो कह रहा था कि हाशिम, जिसे उसने अपने हाथों से दफनाया था, अब वो दोबारा कब्र से बाहर पड़ा था। यूँ लगता था जैसे किसी ने उसे कब्र से बाहर निकाला हो। उसने नासमझी से आईब्रो सुकेड़ कर और एक बार फिर उस आदमी की कब्र खोदकर हाशिम को उसमें दफनाने के लिए कहा, और फिर दोबारा मौसूल हुई कॉल पर उसका सारा जिस्म सनसना उठा था। साहब जी, मुझे लगता है इसे ज़मीन कबूल नहीं कर रही। अल्लाह। और इस बात पर वली की पेशानी का हर बल ढीला हो गया था, निगाहें साकत हो गई थी और सांस तक रुक गया था। हाशिम को ज़मीन कबूल नहीं कर रही थी। हाशिम की लाश को ज़मीन ने अपने अंदर जगह देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एक बार फिर से दफनाने के बाद उसकी लाश दोबारा से बाहर देखी गई थी। वो इस सारे दिन में सुन रहा था। अच्छा, तो ऐसा होता है बद्दुआओं का पलट आना। या अल्लाह। उसका दिल जैसे लम्हे भर को लरस कर रह गया था। ये एहसास के मरने के बाद ज़मीन भी आपको जिस्म को कबूलने से इनकार कर दे तो कैसा लगता होगा। उसकी रीढ़ की हड्डी सरसरा उठी थी। जिसका जिस्म ये ज़मीन नहीं कबूल कर रही थी तो आसमान की जानिब सफ़र करती उसकी रूह का क्या बना होगा। क्या उसे भी ज़मीन पर ज़ोर से फेंका गया होगा, क्योंकि बदकारों की तो आसमानों पर जगह ही नहीं थी।
उसे एक बात इस दिन बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि इंसान को खुद से इंतकाम और बदले के फ़ैसले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो ज़ालिम इंसान के अमाल ही तय कर देता है कि उसके आगे जाकर उसका क्या बनने वाला है। हाँ, उसे किसी भी किस्म के इंतकाम के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये उसका काम ही नहीं था। इसका काम तो बस इतना रह गया था कि वो बस खामोशी से खड़ा उनको तबाह होते हुए देखता रहता। करतारपुर वालों ने हाशिम को गोलियों से छलनी कर दिया था और हुसैन को मोहसिन ने ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कि क्या कहें, उसके कुछ करने की गुंजाइश ही बाकी रह गई थी। उसके गर्दन में गिल्टी भरकर मधूम हुई थी। पहली बार ज़िंदगी में पहली बार उसे ऊपर वाले से कोई शिकवा नहीं रहा था। जिसने उस पर जुल्म किया था वो सब आज अपने अंजाम को पहुंच गए थे। उसे किसी को भी जहन्नम वासिल करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जहन्नम वासिल करने के लिए तो उनके अपने अमाल ही काफ़ी थे। और हाँ, अमाल जो बहुत सी ज़िंदगियों की बर्बादी के ज़िम्मेदार थे। हवेली से अपना समेट कर निकलते उसने एक दफ़ा भी पलट कर इस हवेली को नहीं देखा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने इस हवेली को पलट कर देखा तो वो पत्थर का हो जाएगा मगर अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। इस हवेली से बहुत दूर जाते उसने अपनी मोहब्बत को एक ही रात पहले खुदा हाफिज़ कह दिया था। उसकी चिलचिलाती धूप जैसी ज़िंदगी में ठंडी फुहार जैसी मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी की वाहिद एहसानी, उसकी आती जाती सांसों का मुअत्तर कर देने वाली मोहब्बत, एक ऐसी चाहत जिसने उसे गर्म थपेड़ों में जैसे ज़िंदगी में नरम बहती हुई हवा सा एहसास दिलाया था, जिसने उसे ये बताया था कि उस सब में उसका कोई कसूर नहीं। वो उसे रुलाना नहीं चाहता था, वो उसे रुला कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो क्या करता। वो रोने पर मिस्र थी और वली उसने अंधेरों में उसके जानिब बढ़ते अपने हाथ को मुट्ठी भींच कर डांटा था। वो उसके आंसू साफ नहीं करना चाहता था, बस एक दफ़ा वो उसके आंसू अपने पोरों पर समेटना चाहता था। हाँ, बस एक बार। लेकिन क्या ये ठीक था? उसे इस तरह से छूना, अगले ही लम्हे उसका बढ़ता हुआ हाथ मुट्ठी में बंद होकर नीचे गिर चुका था। फिर उसने अपना रुमाल जेब से निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया। उसे लगा वो उसका रुमाल उसके मुंह पर मार कर चली जाएगी, लेकिन उसने बगैर किसी पेशो पेश के खामोशी से रुमाल लेकर आंसू पोंछ लिए थे। अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए मुश्किल अपनी बहती सांसों को जहरीले होने से रोकते हुए था। ज़ब्त से गुलाबी पड़ती आंखें बेहद ही सपाट हो रही थीं और जिस्म तो जैसे बर्फ़ का कोई ग्लेशियर बन गया था। लेकिन ये उसका इन कच्ची सड़कों पर आखिरी सफ़र था। वो जानता था बस कुछ पल की अज़ियत, बस चंद लम्हों का आज़ाब, हाँ बस कुछ ज़रा और। दूसरी जानिब पहाड़ी पर पड़ी हाशिम की लाश अब के गलने सड़ने लगी थी और उसकी लाश से उठता हुआ ताफन अब फैल कर सारे गाँव की फ़िज़ा को बदबूदार कर रहा था। हाशिम जिसका अज़ाब आगाज़ और अंजाम दोनों ही भयानक थे। 1.5 साल बाद, आज पूरे 1.5 साल बाद सफ़ेद हवेली के सामने अपनी गाड़ी से निकलते वली ने एक नज़र इस ऊंची शान से खड़ी हुई निगाहें चुंदिया देने वाली हवेली को देखा था। और आज भी 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी वैसे ही थी, बेदाग, ठंडी और पुरसुकून। गहरा सांस लेकर उसने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। वो यहाँ नहीं आना चाहता था, उसने यहाँ कभी ना पलटने का तय कर रखा था, लेकिन फिर भी आज ना जाने किस एहसास के तहत मजबूर होकर वो यहाँ चला आया था। बस एक बार सरदार बाबा बीजान और अंदर बढ़ते हुए वली ने दिल में उबलती ख्वाहिश पर सर झटका था। सफ़ेद लिबास से ढके उसका ऊंचा सरापा आज भी उतना ही खूबसूरत और सहर अंगेज़ था, पहले से ज़्यादा संजीदा और खामोश। बढ़ती ठंड की पेश नज़र गर्दन के गिर्द लपटी शाल अब भी वैसे ही थी। यूँ लगता था कि जैसे वो यहाँ से गया ही ना हो, बस अभी अभी डेरे से पलटा हो। कदावर सा दाखिली दरवाज़ा पार करते हुए उसकी निगाहें चौकीदार पर पड़ी। वो बेयकीनी से उसे देखता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। वली मुस्कुराकर आगे बढ़ा। चौकीदार भागकर उससे लिपट गया था, साथ साथ वो शायद रो भी रहा था। उसने मुस्कुराकर उसे खुद से अलग किया, फिर गर्दन झुकाकर उसकी बूढ़ी सी नम आंखों को देखा था। आप साहब, आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद इस हवेली में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था साहब, आपने गलत की यहाँ से जाकर। अपने आंसू लरसती निगाहों उंगलियों से साफ करता हुआ बरसों पुराना चौकीदार ज़ारो कतार रो पड़ा था। उसकी पेशानी पर एकदम फिक्र उभरी। एक नज़र सफ़ेद सुतूनों पर जमी हवेली को देखा था। दिल जैसे कई खदशों से घबराकर फड़फड़ा उठा था। आप कैसे हैं गुल बाबा? मैं तो ठीक हूँ साहब, लेकिन इस हवेली में अब कुछ ठीक नहीं है। खुदा का वास्ता है सरकार, अब यहाँ से कहीं मत जाइएगा। उसने मुश्किल मुस्कुराकर उनकी पीठ थपकी थी और फिर तेज़ी से आगे बढ़ा था। दिल धड़क रहा था और सांसें अब शायद किसी बोझ की वजह से मुश्किल से
चल रही थीं। दाखिली दरवाजे के अंदर कदम रखते ही वो लम्हे भर को साकत हो गया था। बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आती ये हवेली अंदर से गहरी वीरानियों में डूबी हुई थी। उसने चेहरा घुमाकर दरो दीवार से टपकती वहशत को देखा था और फिर बंद होते दिल के साथ आगे बढ़ा। इतनी खामोशी, ऐसी गाढ़ी खामोशी तो इस हवेली का हिस्सा कभी नहीं थी। कोई खालीपन सा था जिसने हवेली को अपने आसाब ज़दा से हिसार में जकड़ा हुआ था। लाउंज में वीरान पड़ा था। यूँ लगता था जैसे यहाँ कभी कोई इंसान रहा ही ना हो। वो साकत निगाहों से वीरान पड़े लाउंज को देखे गया था। बहुत से मंजर जैसे निगाहों के सामने लहराए थे। बीजान की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ें, अमल का इन सोफ़ों पर पैर चढ़ाकर बैठना, सरदार बाबा की मुस्कुराहट, सब जैसे गुजरते वक्त के धूल में धूल बनकर रह गया था। उसी लम्हे नूरा किचन से निकली तो इस तरह साकत व जामत खड़े देख कर छिटक कर रह गई थी। आंखों में ढेरों बेयकीनी लिए वो चंद पल उसे देखे गई थी। उसने बामुश्किल मुस्कुराकर सलाम किया। वो जो उसकी मौजूदगी से मबहूत हुई खड़ी थी, सलाम करने पर एकदम ही जागी थी। फिर मज़ीद उससे कोई भी बात किए बगैर ही उसने रुख सरदार बाबा के कमरे की जानिब फेरा था। उसे बस अब जल्द अज जल्द बीजान और सरदार बाबा को देखना था। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने जैसे ही दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ उठाया तो उसका हाथ हवा में ही मुताल्लिक रह गया था। कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। वो बेइख्तियार ही चंद कदम पीछे हटा था। नकाहत ज़दा सा ज़मान निगाहों पर लगा चश्मा दुरुस्त करते हुए बाहर निकल रहे थे। उसे यूँ सामने देखकर वो भी जैसे अपनी जगह पर ठहर से गए थे। उन्हें लम्हा भर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था और यकीन तो उसे भी नहीं आ रहा था। ज़मान को ऐसे देखकर इतने कम अरसे में ही वो इतने बूढ़े और कमज़ोर लगने लगे थे कि वली के दिमाग में उनकी पिछली शिकायत का, शख्सियत का असर धुआं बनकर फ़िज़ा में तहलील होने लगा था। वली, उनकी लब बेआवाज़ हिले थे। वो एक झटके से आगे बढ़ा और उनके गले लग गया था। सरदार बाबा अब तक बेयकीन थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसकी मजबूत पुश्त पर अपने कांपते हाथ रखते हुए उनकी आंखें बिला इजाज़त बहने लगी थीं और फिर एकदम ही फूट कर रोई थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। वो बौखलाकर उनसे अलग हुआ। सरदार बाबा वाकई बूढ़े हो गए थे। सरदार बाबा, क्या हुआ है? ये सब इतना बदला बदला क्यों है? सब ठीक तो है ना? और बीजान तो ठीक है ना बाबा? सरदार बाबा ने चश्मा हटाकर अपने आंसू साफ किए और फिर चश्मा निगाहों पर जमा कर दोबारा उसे देखा था। वो आंखें फैलाए उन्हें ही देख रहा था। उन्होंने उसे हाथ से थामा और अंदर कमरे की जानिब बढ़ गए, लेकिन फिर वो दरवाजे के पास ही रुक गए थे। सिर्फ वली था जो सुन होता वजूद लिए आगे बढ़ रहा था। बिस्तर पर कोई बहुत ही कमज़ोर सा वजूद लिए खातून लेटी हुई थी। उन्होंने आंखें मूंद रखी थीं और चेहरा कमज़ोरी के बाइस जर्दी माइल हो रहा था। आंखों के नीचे गहरे हल्की और भीगी भीगी सी पलकें थीं, जैसे वो थोड़ी देर पहले ही रो कर सोई हो। हाँ, बिलाशुबा वो बीजान ही थी, उसकी चमकती दमकती सी बीजान। वो आहिस्ता से उनके बराबर में बैठा था। आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाकर उनका चेहरा छूना चाहा तो उन्होंने एकदम ही अपनी आंखें खोली थीं। किसी के लम्स के एहसास ने उन्हें जैसे जगा दिया था। वो उसे देखते ही बेयकीनी से गहरे समुंदर से डूबकर उभरी थीं। उसने उन्हें हाथ देकर उठाया और फिर भी जान को तो जैसे बरसों बाद कंधा में असर आया था। उससे लिपट कर वो अपना हर गम रो लेना चाहती थी। वली, मेरा बच्चा, मैंने तुझे बहुत ही याद किया वली। तू कहाँ चला गया था हमें छोड़कर? हम पर क्या क्या सितम टूटे, तू नहीं जानता वली। सब ख़त्म हो गया है, सब कुछ। वो उसके मजबूत हिसार में समेट कर रोए जा रही थी। उन्हें थपक रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। उसका जहन माऊफ होता जा रहा था। हम बहुत थक गए हैं, ये दिन रात ऐसी तन्हाइयों में काटे हैं वली। हम सब बहुत थक गए हैं। अब अगर तू गया है तो बच्चे हमें छोड़कर ना जाना। यहाँ तेरे जाने के बाद सब ख़त्म हो गया था, सब कुछ। उनकी हिचकियाँ बंधी तो उसने उन्हें नरमी के साथ खुद से अलग किया। उनके बूढ़े से चेहरे पर हाथ फेर कर आंसू साफ किए। मैं अब आ गया हूँ बीजान, देखिएगा, मैं अब सब ठीक कर दूँगा। सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उनके हाथों पर अपना चेहरा टिकाकर वो बेतहाशा ही रोई थी। ज़मान अब तक दरवाजे के साथ खड़े थे। फिर उसने बीजान को आहिस्ता से लिटाया, उठकर उन पर चादर डाली। वो निगाहें घुमा घुमा कर उसे देखती थीं। उनकी निगाहें जैसे तरस गई थी उसे देखने के लिए। वो उनके पास ही बैठा उसे छोटी छोटी बातें करता रहा था। दवाइयों का असर था कि वो कुछ ही लम्हों में सो गई थी। ज़मान ने उनका हाथ थाम कर दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद करते हुए ज़मान ने उनका हाथ थामा और दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद करते हुए उसे अपने साथ लाउंज में ले आए थे। वो इस सर्द सी खामोश हवेली को देखकर हैरान हुए जा रहा था। आखिर उसके जाते ही ऐसा क्या हो गया था कि सब कुछ इस कदर वीरानी में डूब चुका था।
लाउंज में खामोशी से बैठे उसने भाप उड़ाती हुई चाय को खाली खाली निगाहों से देखा और फिर सरदार बाबा की जानिब निगाहें उठाई थीं। उसकी निगाहों में मचलते बेशुमार सवालात को देखकर वो थका थका सा मुस्कुराए थे। बीबी तो खुश है ना अपने घर? उसने चाय के कप उठाते हुए लहजे को हतमी अलमकान सरसरी रखा था, लेकिन फिर ज़माने खामोशी पर चौंक कर उन्हें देखा था। क्या खुश नहीं है? उसका दिल रुका था। वो इस घर से कभी रुखसत होकर गई ही नहीं थी। वली ला, चलो कोई नहीं, हीरो के लिए अभी स्कूप है। वली अब कुछ कर लेना प्लीज़। और ज़मान के जवाब पर उसे लगा गोया हवेली की पूरी छत उसके सर पर गिरी हो। उसकी पूरी दुनिया गोया एक ही नुक्ते पर साकत हो गई थी। हाँ वली, वो कभी इस घर से रुखसत होकर गई ही नहीं थी। निकाह तो तुम जानते हो हमारे यहाँ दोपहर में ही कर दिया जाता है, रुखसती तो शाम को कहीं जाकर होती है। निकाह हो जाने के बाद नफीस और बख्तियार अपने दोस्तों के हमराही में शहर गए थे, जहाँ उसके दोस्तों ने उन दोनों को ज़बरदस्ती वो हराम शय पिलाई। उन्होंने आंखों से ऐनक हटाकर निगाहों में छाती हुई गुलाबी सी धुंध को उंगलियों से मसला और ऐनक दोबारा से लगाकर उसे देखा, जो अब तक मुजस्समा बना उन्हें ही देख रहा था। एक एक्सीडेंट ने नफीस की जान ले ली और बख्तियार को ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। वो खामोश हुए तो सारी हवेली में सन्नाटा छा गया था। हवेली वाकई सन्नाटों में डूब गई थी। मेरी अमल, मेरी मासूम बच्ची वली, इस हादसे के बाद उसका कोई रिश्ता ही नहीं आया। लोग उसे मनहूस गर्दानते हैं कि वो निकाह होते ही अपने शौहर की ज़िंदगी को खा गई। ना जाने लोग एक की सज़ा दूसरे को क्यों देते हैं, एक के किए गए जुर्म की पादाश में दूसरों को क्यों तख्तादार पर लटका दिया जाता है। पहले दुनिया इसके माँ बाप के लिए सज़ा उसे देती रही और अब नफीस के किए की सज़ा अमल को सुनाई जा रही थी। जाने मुआशरे के ये जहर आलूद सोच कब बदलेगी। अब लोग एक के किए की सज़ा दूसरे को देना छोड़ देंगे। वो तासुब से उन्हें देखता हुआ सोच रहा था, फिर गहरा सांस लेकर अंदर की कशाफत को कम किया। मुझे बख्तियार से मिलना है सरदार बाबा। और फिर वो चंद लम्हों बाद बख्तियार के लागर वजूद के सामने बैठा हुआ था। बेड पर हड्डियों का कोई ढांचा दराज था। उसके टांगों पर एक चादर डाली थी और बाकी सारा जिस्म बेहद कमज़ोर और बेबस था। तुम आ गए वली? उसकी थकी थकी सी आवाज़ उसके सामातों से टकराई थी। तुम अब कहीं मत जाना वली, इस हवेली को छोड़कर अब तुम कहीं मत जाना। इस हवेली को तुम्हारी ज़रूरत है वली। हमारी बदअमाली इस हवेलियों की बरकत को खा गई हैं। हम इसी जाम में रहें सारी ज़िंदगी के हम हलाल हैं, तो हर हराम काम हमारे लिए हलाल की हैसियत रखता था। लेकिन वली, उसकी आंखों से आंसू फिसल कर कनपटी में जज्ब हुआ था। मैंने इस माजूरी के कड़े वक्त में जान लिया है वली कि हराम और हलाल से पैदा होना इंसान के बस में नहीं होता। हराम और हलाल तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारना इंसान के बस में होता है बस। लेकिन मेरी बदनसीबी देखो वली कि मुझे ये बात इस नाकारा से वजूद के साथ समझ आई है। बेशक इंसान ठोकर खाए बगैर नहीं संभलता, और ठोकरें खाने के बाद संभलने वाले तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुके होते हैं। जैसे मैंने सब कुछ खो दिया है। वो फूट फूट कर अपनी सियाकारियों को याद करता हुआ रो पड़ा तो वली ने गहरा सांस लिया था। ये सब आखिर हो क्या गया था? वक्त के बड़े बड़े फ़िरौन अब इस तरह से रोते बिलखते अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। उसके सामने उसकी सारी रवानत, सारा तकब्बुर, सारा जालो जलाल खाक हो पड़ा था। वली चुपचाप गहरी अफसोस के साथ उसे देखे गया था। उसने जिनसे इंतकाम लेने के बारे में सोचा भी नहीं था, कुदरत ने उसका इंतकाम उनसे भी लिया था। बख्तियार की छोटी बेटी और उसकी बीवी की बेबसी देखकर उसे बहुत ही अजियत हुई थी। तकलीफ़ के एक गाढ़े से एहसास ने लम्हों में उसके जिस्म का अहाता किया था। लम्हों बाद अपनी आंखों से हाथ हटाने के बाद बख्तियार ने उसकी जानिब अपना लरसता हुआ हाथ बढ़ाया तो उसने बेइख्तियार ही उसका हाथ थाम लिया था। वो ज़ारो कतार रो रहा था। उसे सारी ज़िंदगी अब रोना ही था। बेड के साथ लग कर खड़ी शाजिया भी अपने शौहर की बेबसी पर आंसू बहाने लगी थी और वो खामोशी से उसका हाथ थामे बैठा हुआ था। मैं अमल बीवी से निकाह करना चाहता हूँ सरदार बाबा। इसका लहजा मजबूत था। जो बद अमल नहीं होते उनके लहजे अटल ही हुआ करते हैं। सरदार बाबा चंद लम्हे उसे देखते रहे, फिर उन्होंने उसे भींच कर गले लगा लिया था। तुम मेरे बेटे हो वली। वो रो रहे थे। वो सिर्फ वली के गले लगकर रो सकते थे। वली ने गुलाबी पड़ती आंखें मूंद ली थीं। उसे जैसे बरसों बाद करार आया था। उन्होंने उसे खुद से अलग करके उसका चेहरा देखा था, वही मबहूत कर देने वाला खूबसूरत रोशन सा चेहरा। मैं इसका निकाह तुमसे करने में ज़रा भी देर नहीं करना चाहता वली। इनकी बात पर वो खिलकर मुस्कुराया था। लेकिन मुझे चंद घंटों की मोहलत चाहिए सरदार बाबा, क्योंकि मुझे अपने कुछ लोगों को बुलाना होगा इस निकाह में। हाँ, क्यों नहीं, जब तक मैं ज़मानी को जाकर बताता हूँ।
खुशी से फूले भर्राए हुए लहजे में कहते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़े तो उसने एक नज़र उठाकर उस कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा और जेब से मोबाइल निकालता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा। एकदम ही जैसे वीरान पड़ी हवेली से खुशबू सी आने लगी थी, आने वाली साअतों की खुशबू, बहुत से वक्त बाद अच्छे वक्तों की खुशबू, सांसों तक को मुअत्तर कर देने वाली मोहब्बत को पालने की खुशबू। जो बात उसने बरसों से ज़मान से ना कहने का तय कर रखा था, वो बात उसने लम्हों में कहकर जैसे सारी ज़िंदगी के इंतज़ार का हिसाब चुकता कर लिया था। और आज वो वाकई बहुत खुश था, क्योंकि अमल वो उसी के लिए तय की गई थी, उसे उसी का होना था, वो किसी और की कभी थी ही नहीं। बाहर की जानिब बढ़ते उसके कदम की धमक में अब के आने वाली सातों की खुशियाँ धमक रही थी। क्या वक्त ऐसे भी पलट जाता है, ऐसे यूँ लम्हों में उससे भी जल्द पलट जाता है। हाँ वली, असगर की मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई दी थी उसे। असगर यार, मैं शादी कर रहा हूँ। हैं? शादी के लिए एक अलग लड़की की भी ज़रूरत होती है मोहतरम, वो कहाँ से लाओगे? वो उसी वक्त वर्कआउट करके फारिग हुआ था तो अपनी गर्दन पर आया पसीना तौलिए से साफ करता हुआ पानी की बोतल मुंह को लगा गया था। लड़की है, मैं अमल बीबी से शादी कर रहा हूँ। दूसरी जानिब असगर को ज़रा ज़ोरदार खांसी आई थी। उसके मुंह से सारा पानी किसी फव्वारे की सूरत उबल कर बाहर निकला था। क्या क्या कहा? उसने बोतल टेबल पर रख कर बेयकीनी से फ़ोन कान से हटाकर देखा था। उसे लगा जैसे वली का दिमाग चल गया है। सच में आज शाम है निकाह? दूसरी जानिब वली जैसे मुस्कुराया था। एक मिनट, मुझे समझाओ कि क्या कह रहे हो तुम? असगर, मैं कह रहा हूँ कि मेरा निकाह है आज शाम, तुम जल्दी से सफ़ेद हवेली पहुँचो। और हाँ, हसन सर को मैं ख़ुद बताऊँगा, तुम मत बताना। अबे साले, ठहर तो सही। लेकिन वली फ़ोन रख चुका था। वो जल्दी से अपने कमरे की जानिब भागा। उसे अभी अपना कुर्ता भी इस्त्री करना था। दांत पीसता हुआ वो अजलत में अपनी वार्डरोब खोले अब कुर्ता तलाश कर रहा था। और एक तो इसकी वार्डरोब जिसमें हमेशा ज़लज़ला ही आया रहता था। दूसरी जानिब अपने ऑफिस में बैठे हसन साहब सामने विराजमान किसी अधेड़ उम्र से वकील से केस डिस्कस कर रहे थे। एकदम ही फ़ोन बजने पर इस तरफ मतवज्जे हुए। ऐसे मीटिंग के दरमियान वो फ़ोन नहीं उठाया करते थे, मगर वली की कॉल को नज़रअंदाज करना उन्हें आता ही नहीं था। हाँ वली, कहो। अगली बात सुनकर वो सीधे हो बैठे थे। अच्छा, ओहो, कब तक है निकाह? आज शाम। चलो बस ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। फ़ोन कान से हटाकर मुस्कुराते हुए अब वो कोई नंबर डायल कर रहे थे। उन्हें जैसे ये भूल गया था कि कोई बाकर साहब भी उनके सामने बैठे हैं। इन साहब ने उन्हें नासमझी से देखा। हसन ने चेहरा उठाकर उन्हें देखा और फिर अजलत में उठ खड़े हुए थे। बाकिर, हम इस केस को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मुझे एक ज़रूरी जगह पहुंचना है, मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। फ़ोन कान से लगाते हुए वो जल्दी से बाहर की जानिब बढ़े तो होंक बने बाकर साहब भी फाइलें समेटते उनके पीछे बाहर आ गए थे। कांता बस अभी स्टाफ रूम से निकल कर जैन को लेने उसकी क्लास की जानिब बढ़ ही रही थी कि उनके हाथों में पकड़ा हुआ फ़ोन एकदम बज उठा। धूप के बाइस आंखें सुकेड़ कर उन्होंने फ़ोन की स्क्रीन पर हाथ का छज्जा बनाकर रखा और फिर वली का जगमगाता नंबर देखकर जैसे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने लगी थी। उन्होंने कॉल रिसीव की और अंदर की जानिब बढ़ी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे ठहर भी गईं। आंखें फैल गई थी और लब वाह थे। कब है निकाह और ऐसे अचानक? कहाँ पर है? उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि क्या पूछना चाहिए। अमल ज़मान। ओके, बस मैं निकलती हूँ कुछ ही देर में। फ़ोन कान से हटाकर पूरे दिल से मुस्कुराती हुई वो जैन को लेने उसकी क्लास की जानिब भागी थी। वली और अमल का निकाह, या अल्लाह, इनका निकाह, इतने सारी खुशियाँ, इनका बस न चलता उड़कर सफ़ेद हवेली पहुंच जाएं। अब वो जैन को लिए तेज़ी के साथ कदम उठा रही थी और जैन गर्दन उठाए हुए उनसे एक ही सवाल कर रहा था, मामा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, वली की शादी है। शादी? वही ना जिसमें दुल्हन होती है। उसे बस शादी की यही एक निशानी याद थी। तेज़ी के साथ कदम उठाते कांता हंस पड़ी थी। मोहसिन जो अपने केबिन से ब्रेक टाइम में कॉफ़ी पीने निकला था, बजता फ़ोन जेब से निकाल कर अब चलते हुए साथ साथ कॉफ़ी के घूंट भी भर लेता था। जी वली सर। अंदाज की लापरवाही जैसे पल में सिमटी थी। कॉफ़ी उसकी बेवक्त की कॉल पर हाथ से छूटकर गिरते गिरते बची थी। शादी? लेकिन ये किस तरह का इनविटेशन है? कॉफ़ी झुककर एक टेबल पर रखते हुए अब वो पूरी तरह से फ़ोन की जानिब मुतवज्जा था, लेकिन अगले ही लम्हे उसे भी कॉफ़ी उठाकर भागना पड़ा, क्योंकि वली का निकाह तो 2 घंटों बाद ही था। उसने मुस्कुराकर एक आखिरी फ़ोन कॉल मिलाते हुए दूर सब्ज़ार को देखा था। जासिम, जो इसी वक्त सर्जरी रूम से एक तवील और थका देने वाली सर्जरी करके निकला था, ऑफिस में बजता हुआ फ़ोन देखकर गुलजार ग्लव्स उतारता हुआ उधर पलटा था। हाँ वली। उसने झुककर एक फ़ाइल भी उठा ली थी। क्या? कब? लेकिन इतनी जल्दी?
अच्छा मेरी बात तो। मगर अज़ल का अक्खड़ सा इंसान उसे मज़े से दावत देकर फ़ोन रख चुका था। उसने गुस्से से फ़ोन को घूरा और अपना कोट उतारकर हाथ में लेता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा था। ये वली और असगर दोनों किसी दिन ऐसी नागानी खबरें देने पर मार खाएंगे उससे। कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए अब वो गाड़ी घर की जानिब मोड़ रहा था। वो बिलाशुबा सबका वर्किंग डे था जिसे वली अहमद अच्छी तरह से बर्बाद कर चुका था, लेकिन उसे फिर भी पता था कि वो सब ज़रूर आएंगे, उसकी खुशियाँ देखने तो ज़रूर ही। मुस्कुराकर सर झटकते हुए अब वो अंदर बढ़ रहा था। उसके अंदाज का अजली सा बेजारपन और सपाट सा तासुर जैसे इस थोड़े से अरसे में सब्ज़ाज़ार की फ़िज़ा में तहलील होकर गुम हो चुका था। और इस बार वो जो वली था वो मुस्कुरा रहा था। वो जो मुस्कुराने वाली किसी बात पर भी नहीं मुस्कुराया करता था, अब इस तरह मुस्कुरा रहा था बगैर किसी बात और बगैर किसी वजह के। अमल ने ठंड पड़ती हुई ज़ोहर में नमाज अदा की और खामोशी से जयनमाज पर बने फूल बूटों को देखे गई थी। वही जयनमाज पर नमाज पढ़कर बैठे रहने की आदत, उसकी शहद रंग आंखें खामोशी के ज़ेरे असर लगती थीं और वजूद पर जमा हुआ ठहराव जैसे उसने सालों की तवील मेहनत से हासिल किया था। हल्के गुलाबी से रंग के कमीज शलवार में मलबूस उसका दमकता हुआ सा रूप आज भी उतना ही हसीन था जितना 1.5 साल पहले था। वही कांच सा वजूद, मनोमोहनी सी सूरत और सुनहरे पलकों की बाढ़ से सजी हुई आंखें। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर ना चाहते हुए भी सबसे आखिर में वली के लिए दुआ करती जा नमाज समेट कर उठ खड़ी हुई थी। पिछले 1.5 सालों में उसका जितना वक्त अपने कमरे में गुजरा था उतना वक्त तो शायद ही उसने कहीं गुजारा हो। अपने हल्के नम बालों को दुपट्टे से आज़ाद करते हुए उसने सूख कर रेशम होते बालों में ब्रश फेरा था। अगले ही लम्हे उसके कमरे का दरवाज़ा बजा तो वो चौंक कर पलटी थी। सामिया दरवाज़ा खोले हुए खड़ी हुई थी। उसे ऐसे देखकर वो खुशगवार सी हैरत से पलटी। सामिया, यूँ ऐसे अचानक? सब खैरियत तो है ना? उसे इतनी हैरत नहीं होती अगर जो वो उसने सिर्फ 2 दिन पहले ही मिलकर ना गई होती। सामिया तेज़ी से आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया था। अमल नासमझी से मुस्कुराई थी। मुबारक हो, उसे दोनों कंधों से थाम कर सामिया ने नम आंखों के साथ कहा तो उसने आपके वाज़ा नासमझी से उसे देखा था। क्या हुआ है सामिया, और मुबारकबाद किस बात की? सामिया ने उसे एक बार फिर ज़ोर से गले लगा लिया था और अपना पर्स, चादर वगैरह आगे बढ़कर उसके बेड पर रखा था। वो अब तक उसने नासमझी भरी नज़रों से ही देख रही थी। तुम वली से कितनी मोहब्बत करती हो अमल? उसने एकदम ऐसा सवाल किया तो अमल ने हैरत से उसे देखा। ये किस तरह का सवाल है सामी? तुम बताओ ना, कितना चाहती हो उससे? मैंने कब कहा कि मैं उसे चाहती हूँ? मैं नफ़रत करती हूँ उससे। उसने कड़वा सा कहकर तेज़ी से रुख फेरा तो सामिया शरारत से लब दबाकर उसकी जानिब बढ़ी थी। सच में कितनी नफ़रत करती हो उससे? उसके पीछे से चेहरा ज़रा निकाल कर मासूमियत से पूछा तो अमल ने दांत पीस कर उसे देखा था। बहुत बहुत नफ़रत करती हूँ मैं उससे, बहुत ज़्यादा, बहुत से भी ज़्यादा। उसने बालों में ब्रश तेज़ी के साथ चलाकर उन्हें समेटकर जोड़े में लपेटने के लिए समेटा था। चेहरा गुस्से से सुर्ख होकर दहकने लगा था। आंखें ज़ब्त से नम पड़ने लगी थीं। फिर भी कितनी उसकी अब के वो उसके सिंगार आईने पर टेक कर बैठी उसका गुस्से का चेहरा देख रही थी। अमल ने ब्रश टेबल पर पटका था। मैं उससे हद दर्जा नफ़रत करती हूँ, हद से भी ज़्यादा, हर हद से ज़्यादा। अच्छा, सामिया ने समझकर गर्दन हिलाई। अमल अब बालों को तेज़ी से बल देती हुई जूड़ा बना रही थी। और अगर मैं ये कहूँ कि वली अहमद मर जाए तो तुम क्या करोगी? इंतहाई मासूमियत से सवाल किया तो अमल के चलते हाथ एकदम ही साकत हुए थे। तड़प कर शहद रंग आंखें उठाई थी सामिया। उसे जैसे अंदर तक तकलीफ सी हुई थी। लम्हों में दिल दहल कर गहराइयों में डूबकर उभरा था। ये ख्याल ही जानलेवा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो, और उसके आगे तो सोचना भी उसने खुद पर हराम कर रखा था। ये एकदम ही उसे बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी तो उसने सामिया को नासमझी से देखा। सामिया मुस्कुरा रही थी जैसे सब जानती हो। नीचे को क्या कोई आया हुआ है? बालों को जूड़े में लपेटकर उसने उससे एक बार फिर पूछा तो सामिया ने कंधे उचकाए थे। इस पर एक दफ़ा हो जाओ वाली निगाह डालकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और दुपट्टा शानों पर फैलाती हुई बाहर निकली। लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ठंडे सफ़ेद मार्बल पर रखे उसके कदम बर्फ़ हो गए थे। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस बिलाशुबा वो वही था, वही जो अपने इर्तिकाज़ से ही लोगों की सांसें मुसख्खर कर लेने का फ़न रखता था। हाँ, वो वही तो था कि जिसे देखने के लिए उसने हर रोज़ खामोश दुआएं मांगी थी, बस उसे एक बार देखने के लिए। और अब वो लाउंज में खड़ा सरदार बाबा के गले लग रहा था। साथ ही बख्तियार भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ उसे आसूदगी से देखता, उसकी किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। बीजान, हाँ उसकी बीजान, जो अपने बिस्तर से लम्हा भर के लिए भी उठा नहीं सकती थी, अब मुलाजमीन को तेज़ी से हिदायत देती दौड़ा रही थी।
एक उसके आ जाने से हवेली में जैसे ज़िंदगी लौट आई थी। यक दाखिली दरवाजे से उसे कांता दाखिल होती हुई नजर आई। उसने हैरत से उसके सजे सवरे रूप को देखा था। अब वो लाउंज में भी जान से गले मिल रही थी। साथ साथ झुककर वली जैन को प्यार भी कर रहा था। उसके कांपते कदम एकदम ही पीछे को हटे थे। निगाहों के सामने बार बार कुछ धुंधला जाता था। उसने देखा कि शाजिया और कांता अब भी जान को बामुश्किल जीनों से चढ़ाकर ऊपर ला रही थी। उसके पत्थर आई हुई निगाहों के सामने जैसे सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था। वो अपने कमरे की जानिब भागी। सामिया सुकून से उसका मेकअप किट निकाले सब सामान श्रृंगार मेज़ पर सजा रही थी। वो बेयकीनी से उसके करीब चली आई। ये सब क्या हो रहा है सामी? वली यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन सामिया को कोई जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। कांता और शाजिया भी जान को लिए उसके कमरे में दाखिल हो रही थी और वो बेतरह चौंक कर उनकी जानिब पलटी थी। बीजान ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और उसके सर पर हाथ फेरा तो वो रोते हुए उसे ढेर सारी दुआओं से नवाजा था। वो पुत बनी बस उन्हें देखे जा रही थी। तेरा निकाह है अमल वली के साथ। है कितना लंबा नावल पढ़ लिया सिर्फ इसलिए कि भाई हीरो हीरोइन को मिल जाए। साईं साईं होते वजूद के साथ वो इनकी खुशी से लरसती हुई आवाज़ को सुन रही थी। आंखों से बहते आंसू और खिला सा दमकता हुआ चेहरा देखकर उसके सारे लफ्ज़ जैसे लबों पर ही दम तोड़ गए थे। सारे दलाइल जैसे इससे गुम हो गए थे, खो गए थे। बीजान शाजिया के साथ वापस पलटी तो कांता ने आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद से नवाजते हुए सिंगार आईने के सामने बिठाया। वो खाली से बैठी रह गई। सामिया ने उसके जूड़े में बंधे बालों को खोला तो सिया आबशार जैसे कमर पर बिखरते चले गए। वो बिलाशुबा इस साल की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनने वाली थी। वली की दुल्हन उसकी मनकूहा। आईने के सामने जालिम शहजादी अपने तमाम तर हुस्न के साथ जगमगाती हुई बैठी थी। कांता, सामिया और अब तो शाजिया भी उसे तैयार करने में मशगूल हो गई थी। सब जैसे लम्हों में ही बदल कर रह गया हो। एक के बाद दीगर बहुत सी गाड़ियां आगे पीछे हवेली में दाखिल हुई थीं। उनमें से पहली गाड़ी जासिम, दूसरी मोहसिन और सबसे आखिरी असगर की थी, जिसमें हसन भी उसके साथ ही थे और मुसलसल मज़े से ठंडे अंदाज में इसे जवाब देते हुए मज़ीद गुस्सा दिला रहे थे। आज असगर को देर भी उन्हीं की वजह से हुई थी, जिस पर पूरे रास्ते खोलता हुआ वो उनकी बहस करता हुआ आया था। अभी भी पोर्च में गाड़ी रुकी ही थी कि जमान बाहर निकले। निखरे खुशी से दमकते चेहरे के साथ आगे बढ़कर वो मेहमानों से बगलगीर हो रहे थे। उनके हमराही में मौजूद मुलाजमीन मर्दों को मर्दाने में ले जा रहे थे। हसन शाह से गले मिलते हुए जैसे उन्हें बहुत पुरानी सी दोस्ती याद आ गई थी। वली के अस्पताल में एडमिट होने के वक्त में वो उनसे मिल चुके थे और तब से ही दोनों की बहुत दोस्ती हो गई थी। उसका मूड एकदम ही बहाल हुआ था। गाड़ी से बाहर निकलकर वो भी जमान की जानिब बढ़ा। उसे मुस्कुराकर गले लगाते हुए वो हसन को लिए अंदर बढ़े तो उसने भी मुस्कुराकर कदम उनके पीछे ही उठाए थे। दाखिली दरवाजे से मर्दाने की जानिब जाते उसने इन दोनों को देखा और जैसे ही कदम उसकी तरफ मोड़े तो एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा उससे टकराया था। उसके पीछे ही कोई लड़की भी दौड़ती हुई आ रही थी। जैन जी ओ आई एम सॉरी, कांता ने एकदम ही कहा तो उसकी उठी निगाहों या एक और चलो ये शायद असगर ही होगा, ठहर कर रह गई थी। वो नफीस सा जूड़ा बांधे बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी और वो बच्चा भी बिल्कुल उसी जैसा लग रहा था। उसने चेहरा झुकाकर शरारत से मुस्कुराते हुए बच्चे को देखा और फिर उसे जैन इधर आओ और सॉरी करो अंकल से। उसने बच्चे को हाथ से पकड़कर पीछे किया और फिर मुआजरत खुआना सा उसे देखा। असगर भी साख्ता ही मुस्कुराया था। मुझे पता था ये असगर ही होगा। अरे नहीं कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, इसने कहकर रुख मोड़ना चाहा तो जैन अगले ही पल फिर से उसकी टांगों से लिपट गया था। उसने चौंक कर फिर से चेहरा झुकाया। कांता भी उसे पकड़ने के लिए एक बार फिर से आगे बढ़ी थी। अंकल, मामा को कहकर जाइए कि वो मुझे आपके जाने के बाद डांटेंगी नहीं। मामा कहती हैं कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ आपसे गलती से टकराया था, फिर भी मामा मुझे डांटेंगी। असगर ने चौंक कर एक दफ़ा फिर से इस लड़की को देखा। क्या वो इस बच्चे की माँ थी? उसने मुस्कुराकर जैन के सिया बालों में हाथ फेरा। इसी पल वली मर्दाने से निकल आया था। उन्हें यूं साथ खड़ा देखकर उन्हीं की तरफ आ गया। असगर, उसने उसे आवाज़ दी तो वो सब कुछ भूलकर उसकी जानिब पलटा और उससे भरपूर तरीके से गले मिलता हुआ उसने उसे मुबारकबादों से नवाजा था। कांता ने असगर की जानिब देखा था कि अब के अच्छा तो ये था वली का दोस्त जिसका वो अक्सर जिक्र किया करता था। बी जान कहाँ है कांता?
और अब के उस लड़की को चौंक कर देखने की बारी असगर की थी। अच्छा, तो ये थी कांता, वली की दोस्त की बेवा। वो किचन में है, बुलाती हूँ अभी। और जैन, तुम भी चलो। वो उलझ कर पलटी तो असगर की निगाहों ने पीछे तक उनका ताक़ुब किया था। वली ने भी उसके मुँह से इर्तिकाज़ को महसूस करके उसे समेत देखा था और फिर समझ कर ना समझी से उसकी जानिब देखा। वो बेवा है और सिंगल मदर भी। उसने जैसे उसे एहसास दिलाया था। असगर अपनी महवियत पर बुरी तरह चौंक कर जागा था, फिर उसकी जानिब देखा था। आज तुम्हारा दिन है, अपने बारे में मैं फिर कभी सोचूंगा। चलो, और एक ज़रा बात तो बताओ मुझे, ये आखिर कौन सा तरीका होता है निकाह करने का? सब कुछ बस किसी आफताब की तरह ही करना है तुमने? कभी ढंग तरीके से काम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं तुम्हें। वो गुस्सा करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन वली का खिला सा चेहरा देखकर उसे कुछ भी कहने का दिल नहीं चाह रहा था। उसका दोस्त खुश था, बहुत खुश था, बहुत से भी ज़्यादा। उसने उसकी गुद्दी पर हल्का सा मारा तो वली ने उसे हैरत से देखा था। ये इसीलिए था क्योंकि तुम हमेशा की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा बकवास हो। उसकी बात पर अपनी गुद्दी से हिलाता वली हंसा था। ये तुमने आने में देर क्यों कर दी? वो दोनों अब मर्दाने की जानिब बढ़ रहे थे। असगर ने जलकर हसन की जानिब देखा था। वो ज़मान से बातें कर रहे थे, साथ ही मोहसिन, जासिम और नवाज़, अरे हाँ नवाज़ रह गया था, बहुत तरीके से बैठे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। बड़ों की बाअदबी सी महफिल, यूँ नो। ये जो सर है ना तुम्हारे, इनकी वजह से लेट हुआ हूँ मैं। जनाब की तैयारियां ही ख़त्म नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा नहीं अपने निकाह की तैयारियां कर रही हो। उसकी आखिरी सरगोशी पर वली ने अपनी हंसी मुश्किल रोकी थी। असगर कभी नहीं सुधर सकता था। कुछ ही देर बाद मौलवी साहब मर्दाने में दाखिल हुए तो सारी खुशी गप्पियाँ समेट गई थी। निकाह के लिए वली को बिठाया गया। उसके सारे अपने उसके आसपास थे। असगर, हसन, जाजिम, नवाज़ जो कुछ देर पहले ही आया था वो भी साथ ही खड़ा था। मोहसिन, सरदार बाबा, हाँ उसके सारे अपने ही उसके साथ थे। आज उसे किसी ने कोई ताना नहीं दिया था। आज उसको किसी ने ना जाने नाजायज़ औलाद होने की वजह से अजाब का शिकार नहीं किया था। आज उससे कोई उसके बाप का नाम पूछकर उसे अजियत का निशाना नहीं बना रहा था। आज वाकई उसका दिन था, वो दिन जो बहुत तवील और कठिन इंतज़ार के बाद उस पर वारिद हुआ था। निकाह नामे पर साइन करते हुए उसके कानों में बहुत सी आवाज़ें बाज़गश्त सुनाई देती थीं। मरोगे तुम, एक दिन कुत्ते की मौत मरोगे। आहिस्तेगी से निकाह नामे के वरक उलटते जा रहे थे। मैं भी इस बात को यकीनी बनाऊंगा वली अहमद कि तुम भी किसी जनाजे के बगैर मरो। उसने संजीदगी से निकाह नामे पर साइन करते हुए इन आवाज़ों को आज झटकने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। तुम वली, तुम डैश हो। उसकी गर्दन पर गिल्टी उभर कर मदूम हुई, मगर वो बिना तासुर के साइन करता जा रहा था। तुम्हें ज़िंदा नहीं रहना था वली, तुम्हें तो मरना था। मौलवी साहब ने उसका निकाहनामा लपेटा तो उसने कलम आहिस्ता से टेबल पर रख दिया था। निस्वानी आंखें वाला लड़का अब के आंखें बंद करके सबके साथ दुआ मांग रहा था। जैन भी इन सब की देखा देखी हाथ उठाए दुआ मांगने लगा था। आखिरकार दुआ ख़त्म होने के बाद सबसे पहले हसन वली की जानिब बढ़े थे। मुबारक सलामत का शोर उठा। सारी हवेली जैसे चहकने लगी थी। 1.5 साल पहले जिस दिन वो यहाँ से गया था उसी दिन इस हवेली पर वीरानियों के डेरे पड़ गए थे, और आज 1.5 साल बाद जब वो इस हवेली में दाखिल हुआ तो नहीं जानता था कि इसका निकाह अमल से हो जाएगा। इसका निकाह, हाँ, अमल से हो जाएगा इतनी आसानी से, किसी भी ज़िल्लत और ज़ात पात के झगड़े के बगैर। असगर से गले लगने के बाद उसने रुख सरदार बाबा की जानिब किया था। वो उसे नम आंखों से देखते मुस्कुरा रहे थे। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी अमल का रिश्ता तुमसे हो जाए, लेकिन पुरानी रिवायात की बेड़ियों ने मुझे जकड़ रखा था वली। अगर जो आज तुम खुद से उसका हाथ ना मांगते तो शायद मैं खुद इसका हाथ तुम्हारे हाथ में थमा देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर अमल की कोई हिफाजत कर सकता है, अगर उसे कोई संभाल सकता है इज़्ज़त और ज़िम्मेदारी के साथ, तो वो तुम हो वली, वो तुम हो। वो इंसान तुम्हारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। उसके गले से लगे वो खुशी से कांपती आवाज़ में कह रहे थे, और वली दम बखुद सा उनकी सारी इंकशाफात सुन रहा था। ज़िंदगी कभी भी उस पर इतनी मेहरबान हो सकती थी उसने सोचा नहीं था। हाँ, उसने ये सब वाकई कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दूसरी जानिब अमल पर सुर्ख सा सितारों से सजावट दुपट्टा डाला गया था, जैसे उसकी तो सारी दुनिया ही मोहब्बत के सुर्ख से रंग में डूब गई थी। इसका लिबास मौका की मुनासबत से ऑफ वाइट था। इसे ज़्यादा तैयार तो नहीं किया गया था, मगर कानों में लटकते भारी आवेज़े और बालों पर टिका एक अदद झूमर उसकी मोम सी चेहरे को बेहद मुकर्रर रखता था।
उसने ठंडे पड़ते हाथों के साथ निकाहनामे पर साइन किए और फिर अमल ज़मान हमेशा हमेशा के लिए वली अहमद के निकाह में चली गई और आज पूरी तरह से उसकी हो गई थी। बीजान ने झुककर उसे गले लगाया और फिर रोते हुए उसे ज़िंदगी भर की दुआएं देने लगी थी। उनकी हर दुआ पर कमरे में मौजूद हर लड़की ने आमीन कहा था कि अब बस तल्खियों के दिन ख़त्म, अब खुशियों के दिन के शुरू होने थे। सर शाम ही वली ने ज़मान से रुखसती का मुतालबा किया तो बिना किसी पेश के अमल की रुखसती की इजाज़त दे दी गई थी। अमल को पूरी सफ़ेद चादर से ढका गया था। इस चादर से नीचे से उसका सफ़ेद पैरों को छूता हुआ फ़्रॉक लचक रहा था। बीजान ने उसे गले लगाया, फिर वो झुककर भाजी से प्यार लेने लगी। निसार भी साथ ही खड़ा था, उसे गले लगाकर थपक कर दरवाजे तक लाया। सब उसके साथ साथ ही कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर वो आगे बढ़कर सामिया से मिली, शाजिया और अमीना से भी गले लगकर मिली तो वो रोने लगी थी। इन सब ने बहुत कुछ एक साथ देखा था। सबसे आखिर में दरवाजे पर ज़मान खड़े थे। उन्हें देखकर वो रो नहीं पाई थी, बेइख्तियार ही रो पड़ी। ज़मान ने उसका सर थपका, फिर उसे साथ ही लगाते हुए मज़ीद आगे तक लाए थे। बाहर कांता जैन को पकड़े खड़ी थी। उन्हें वली के साथ ही जाना था क्योंकि उनकी और वली का अपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग में था। उसने एक आखिरी बार ज़मान को देखा और फिर कांता के हमराही में अगली सीट पर जा बैठी। वली के साथ वाली सीट पर वली बीजान और सरदार बाबा से प्यार ले रहा था। फिर वो उसकी कार की जानिब चला आया था। उसके साथ ही उसके मेहमान भी निकले थे। इसे की गाड़ी के पीछे असगर, जाजिम और मोहसिन तीनों की गाड़ियां रवां थीं। दाखिली दरवाजे पर खड़े ज़मान और बीजान अपनी बहती आंखें साफ कर रहे थे। शाजिया और अमीना भी आखिर तक इन जाती गाड़ियों को हाथ हिलाकर रुखसत कर रही थी। उतरती शाम में आज कहीं किसी दुख, किसी मायूसी का एहसास नहीं था। आज की शाम तो बस मोहब्बतों के बहुत से पैगामात लेती उन पर वारिद हुई थी। आज की शाम, हाँ, हवेली के मकीनों की सबसे ज़्यादा हसीन शाम थी, खुशगवार और चाहतों से भरी। साथ बैठी चादर में लिपटी लड़की की समेट कर खिड़की से लगी बैठी थी। वली ने मुस्कुराकर उसके समेटने से नाजुक वजूद को देखा और फिर सामने देखने लगा था। वो जानता था कि वो उससे नाराज़ थी, बेतहाशा और बेहिसाब, लेकिन अब एक गहरी और तवील रात का इख्तिताम हुआ चाहता था। इसीलिए उसे किसी भी किस्म का खदशा नहीं था क्योंकि हर खदशा उसके साथ ही दम तोड़ गया था और अगर कुछ रह गया था तो वो उसका साथ और उसकी फुआर सी मोहब्बत, जिसे महसूस करने के लिए उसका दिल बरसों से मचलता रहा था। गांव से निकलते बहुत सी गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवां थीं। अपार्टमेंट में कदम रखते ही अमल ने चेहरा उठाकर देखा था। वो बिलाशुबा खूबसूरती और ढंग से सजा बहुत ही प्यारा सा अपार्टमेंट था। 2 बेडरूम्स, 1 गेस्ट रूम, टीवी लाउंज और छोटे से किचन पर मुश्तमिल इसकी छोटी सी दुनिया, इसका छोटा सा घर। कांता उसके साथ अंदर तक आई थी। उसने चादर उतार कर सोफे पर डाली और कांता के बस उसे खुदा हाफिज कर लेती पलटने ही लगी थी कि उसने बेसाख्ता ही उसका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया था। वो चौंक कर रुकी थी। फिक्र मत करो, मेरा अपार्टमेंट इससे नीचे वाले फ्लोर पर है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, मैं नीचे ही हूँ, मुझे फ़ोन कर लेना। और हाँ अमल, जो हुआ उसे भूल जाओ क्योंकि बुरी सातें भूल जाने में ही इंसान के लिए आफियत रखी होती है। उसका मोमी सा चेहरा थपका और फिर उसे मुस्कुराकर गले लगा लिया था। उसकी आंखें ख्वामोख्वाही भीग गई थी। चेहरा वली दरवाजे में जैन को लिए नामुदार हुआ तो उसने जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर शानों पर फैलाया था। वही बहुत दिनों बाद उसे देखने के बाद नर्वस होने वाली आदत। कांता ने चंद एक बातें करने के बाद उन्हें उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने गया तो वो भी बेडरूम में चली आई थी। एक ही दिन में उस पर इतना सब कुछ गुजर गया कि किसी चीज़ पर यकीन ही नहीं आ रहा था। लगता था कि वो अभी आंखें खोलेगी और ये ख्वाब छन छन करके टूट कर बिगड़ जाएगा। उसने सिंगार आईने के सामने खड़े होकर कानों से भारी झुमके उतारे और अभी उसने बालों में अटके हुए झूमर को छुआ ही था कि वली के कदमों की छाप सुनाई दी। वो अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करता हुआ शायद उसी तरफ आ रहा था। उसने बेतरह धड़कते दिल को नज़रअंदाज किया और जी खड़ा करके अपना झूमर जैसे ही उतारने लगी, वली ने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने उसे अच्छी तरह से नज़रअंदाज किया था। वो ना जाने की उमड़ती मुस्कुराहट दबा गया। गाल में पड़ता हुआ गड्ढा लम्हा भर को उभरा था। अमल बीबी, खाना खा लें आकर। वॉट? तो क्या वो शादी के बाद भी उसे अमल बीबी कहेगा? उसे सख्त एतराज़ था इस तरह से तखातब पर, मगर फिर भी उसे नज़रअंदाज करती वो आराम से पलटी और झूमर उतारे बगैर ही दरवाजे तक आई। वो अब तक दरवाजे में ही उस्तादा था। अब आप हटेंगे तो ही जा सकूंगी ना, उसे देखे बगैर कहा था। ओह, वली जैसे चौंक कर रास्ते से हटा था।
वो आगे बढ़ी और किचन की जानिब चली आई थी। किचन में गोल मेज़ पर पैक हुआ खाना रखा था। उसने आस्तीनें चढ़ाईं और फिर किचन में मगन होकर पलटी। प्लेटें ढूंढ ढांढ कर टेबल पर रखी थी। सिंक से हाथ धोए और फिर प्लेटों में खाना निकालने लगी। गाँव से जब निकले थे तो मगरिब की नमाज हो चुकी थी, मगर शहर पहुँचते पहुँचते अब ईशा की अज़ानें सुनाई देने लगी थीं। वली मुँह हाथ धोकर फ्रेश होता हुआ किचन में आया तो एक पल को उसे अपने किचन में काम करता देखकर ठहर सा गया। वो अपने झूमर से बेनियाज खाना निकाल कर टेबल पर रख रही थी। शायद उसे ये भूल गया था कि उसके बालों पर कोई झूमर भी लगा है। उसने उसे इस तरह खड़ा देखा तो चौंक कर रुक गई। चेहरे को हल्का अलकान नॉर्मल रखा। खाना खा ले आकर, उसने जैसे उसकी मोहब्बत को तोड़ा था। वली ने गहरे सांस लेकर फिर गोल टेबल की जानिब चला आया था। एक नज़र फिर से उसे देखा। हाफ बंधे हुए बालों में उसका दमकता हुआ चेहरा हमेशा की तरह लग रहा था, पाकीज़ा, मासूम और ज़रा गुस्सा गुस्सा। एक दो निवालों के बाद ही वो टेबल से उठने लगी तो वली उसे रोके बगैर नहीं रह सका था। इतना सा खाना? मैं इतना ही खाती हूँ। शहद रंग आंखें उठाकर उसे देखा था। वली इन निगाहों से पिघलने लगा था। थोड़ा तो और खा ले, मुझे भूख नहीं है, उखड़ सा कहा और उठ गई थी। वली ने बेइख्तियार ही गहरा सांस लिया था। उसकी आदतों को भला वो कैसे भूल सकता था। खाने से फारिग होने के बाद उसने बर्तन समेटे और सिंक में जमा किए। वो ऐसे काम कर रही थी जैसे हमेशा ही उस किचन में काम करती रही हो। वली बेडरूम के जानिब बढ़ा और फिर वापसी पलटा तो उसका लिबास तब्दील था। उसने जीन्स पर सिया स्वेटर पहन रखा था, जिसकी वी गले से सफ़ेद बटन शर्ट का कॉलर झाँक रहा था। एक नज़र उसे किचन में काम करते हुए देखा और फिर बाहर की जानिब बढ़ गया था। ईशा की नमाज का वक्त हो रहा था। जब वो वापस पलटा तो देखा अभी तक किचन का सामान समेट रही थी। आखिर प्लेट धोकर झटकते अमल को अपने पीछे उसकी छाप सुनाई दी थी, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा था। अब कि वो फ्रिज के दरवाजे से लगा हाथ बांधे हुए उसे देख रहा था। उसने पलटना चाहा लेकिन नहीं पलट सकी थी। नल से टपकते आखिरी कतरे को देखे गई। कैसी हैं आप? उसके मध्यम सी आवाज़ उसे सुनाई दी थी। अब कि शायद वो उसके साथ स्लैब से लगकर आ खड़ा हुआ था। उसे के अमल का चेहरा सिंक के जानिब था और वली का उसकी मुखालिफ। मैं ठीक रहूं या नहीं, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है वली? उसने सर नहीं उठाया था, चेहरा झुकाए बेहद ही कमज़ोर आवाज़ में कहा था। वली चंद पल कुछ न बोला। आप रोना चाहती हैं? न जाने उसे कैसे पता चल गया था कि उसके हलक में बहुत से आंसू अटकने लगे थे। सारी हट धर्मी, सारा अरताश और इससे सारे शिकवे जैसे कहीं दूर जा सोए थे। अभी तो बस ये याद था कि वो था, साथ खड़ा था। इसके मलबूस उसे उठती महक अमल के गिर्द हिसार खींच रही थी। नहीं, किसने कहा था कि मुझे रोना है? मैं क्यों रोने लगी? मुझे किसी बात का दुख है। मुझे किस बात का दुख है? उसने कहा, लेकिन आवाज़ आंसू से लरज़ रही थी। एक आंसू टूट कर गिरा था। वली हाथ बांधे गर्दन मोड़े उसे देख रहा था। आपके जितने भी दुख हैं आप मुझसे कह सकती हैं। हर गम, हर शिकवा और हर दिल में चुभा हुआ कांच आप मेरे सामने निकाल सकती हैं अमल। मैं सुन रहा हूँ। उससे बर्दाश्त करना मुश्किल होने लगा था। आंसू रोकने की कोशिश में जैसे उसकी चलती सांसों में बौछार सा वारिद हुआ। वो उससे नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो उसके सामने कमज़ोर पड़ने लगी थी। मैं आपसे नफ़रत। लेकिन उसके अल्फाज पूरे नहीं हुए। वली ने आगे बढ़कर एक हाथ से उसे अपने हिसार में लिया था, बिल्कुल खामोशी से, उसे किसी भी किस्म का कोई भी जुमला कहे बगैर, उसे किसी भी किस्म का कोई मौका दिए बगैर। अब बताएं मुझे कि कितनी नफ़रत करती हैं आप मुझसे? उसने अब के दूसरा हाथ भी उसके गिर्द बांध दिया था। वो उसके हिसार में बगैर किसी पेश के समेट गई थी। क्या उसके पास कोई जवाब बाकी रह गया था उससे नफ़रत करने का? वली की बहुत मध्यम सी सांसें सुनाई दे रही थी और उसे उसकी धड़कन, हाँ उसकी धड़कन बेतरतीब थी। मैं सुन रहा हूँ। आपने और नहीं बताया कि मुझसे कितनी नफ़रत करती हैं आप? उसके लहजे में शरारत का कोई शुबा नहीं था। उसकी नरम सी आवाज़ संजीदा थी। अमल के आंसुओं के सिवा आंसू उसके स्वेटर में जज्ब होने लगे थे। इन बाजों में कितना सुकून था। उसे अपना हर दुख भूलने लगा था। बहुत नफ़रत करती हूँ मैं आपसे। इसमें समेटते हुए वो जैसे सरगोशी कर रही थी। वली पहली दफ़ा मुबहम सा मुस्कुराया था। लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आपसे इससे भी ज़्यादा नफ़रत करती हूँ वली, और मैं आपसे इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आपकी हर नफ़रत से ज़्यादा, आपके हर शिकवे और हर गिले से ज़्यादा।
अमल आहिस्ता से उससे अलग हुई थी। उसने नरमी से बाजू खोल दिए, उसने झुके सर को अपनाइए से देखा और फिर अनगश्त शहादत उसकी ठोड़ी तले रख कर उसका चेहरा ऊपर उठाया था। अमल के लब बेसाख्ता ही कँपाए थे। वैसे तो इतनी तेज़ तेज़ बातें करती हैं आप। मुझे लगा था कि आज की रात तो खैर से मुझे घर में सोना नसीब ही नहीं होगा, लेकिन आप तो कुछ कह ही नहीं रही हैं। और वो क्या करती हैं आप? डांटना। हाँ डांटे ना। आज तो डांट भी नहीं रही हैं, सब ठीक है ना? उसने उसकी भीगी आंखों को शरारत से देखकर कहा था। अमन ने बेइख्तियार ही उसकी भीगी पुरशिकवा निगाहों से देखा था तो वली अहमद साकत रह गया। क्या उसकी आंखों से ज़्यादा खूबसूरत भी इस दुनिया में कुछ था? भीगी शहद रंग आंखें पर आज वली की दुनिया जैसे ख़त्म हो गई थी। ऐसे मत देखें प्लीज़, उसने बेसाख्ता कहा तो अमल हंस पड़ी। अब धूप छाँव की इम्तिजाज ने उस दम बखुद कर दिया था। मैं अब भी नाराज़ हूँ आपसे। अगर कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। मैं आज भी आपसे आपकी ज़्यादतियों पर नाला हूँ। आज भी आपकी दी गए ज़ख्मों को अपनी रूह पर मैं इतनी ही वजाहत से महसूस करती हूँ वली। आज भी, हाँ आज भी आपके कहे गए लफ्ज़ों से बचकर मैं कोई राह फरार ना इख्तियार कर सकी। आप मुझे इस बदकिरदार आदमी के हवाले करके यहाँ चले आए। क्या आपने एक दफ़ा भी सोचा कि मैं उसके साथ कैसे रहूँगी, मैं उसके साथ कैसे गुजारा करूँगी? नहीं, आप अपने ही फ़लसफ़े पर कायम रहते हुए आखिर तक मुझे यही तसल्ली करवाते रहे कि मैं उसके साथ खुश रहूँगी वली। लेकिन आप अंदर ही अंदर जानते थे कि मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती थी। मेरे दिल के हर खाने में आपका नाम पूरे इख्तियार से जगमगा रहा था और मैं वली मिटाने में हलकान होने लगी थी। मैं उस नाम को इस आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। एक एक लफ्ज़ कहते जैसे दिल से खून रिस रहा था। वो आज अभी अपने दिल में चुभा हुआ हर कांटा निकालना चाहती थी, हर वो बेवस्त कांटा जिसने उसे आती जाती सांसों के साथ तकलीफ़ दी थी। वली ने आहिस्ता से उसके गिरते हुए आंसू ने पोरे पर समेटे तो वो उसके सुकून आवर से लम्स पर आंखें बंद कर गई थी। माजी के सारे ज़ख्म जैसे मंदमल होते जा रहे थे। कितनी कहती रहें, मैं सुन रहा हूँ। मदन सा कहा तो अमल फूट फूट कर रो पड़ी। अभी वो उससे बहुत लड़ना चाहती थी। अपने ऊपर वारिद हुई हर ज्यादती का बदला वो उससे लेना चाहती थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसके लम्स पर उसे सिर्फ रोना आ जा रहा था। आपने बहुत बुरा किया था वली मेरे साथ। आज भी मेरा दिल ये सोचकर कांप जाता है कि अगर मैं उस नफीस के साथ ज़िंदगी गुजारती तो मेरा क्या बनता। मैं तो कहीं की ना रहती वली। वो तो मुझे ज़िल्लत के इस आज़ाब से गुजारता कि जिसका सोच कर ही इंसान की रूह फना होने लगती है। जब उस दिन आप इतनी हिम्मत नहीं कर पाए तो फिर आज आपको क्या पड़ी थी मुझसे निकाह करने की? आज कैसे आपने इतनी जुर्रत से सर उठाकर मेरा हाथ मांग लिया? आज आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी वली? रोते हुए वो उससे जैसे अपने सारे बदले ले रही थी। वो उससे अपने हर आंसू का बदला लेना चाहती थी। अल्लाह ने मुझे आपके पीछे ख्वार करना था ना, इसीलिए 1.5 साल की मुसलसल अजियत के बाद आज आप मेरे सामने हैं, मेरी निगाहों के सामने पूरी तरह से मेरी होकर। मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कभी कोई लम्हा मेरे लिए आसूदा हो पाया होगा। उसकी आंखें भी गुलाबी पड़ने लगी थी। अमल ने किसी गैर इरादी सी कैफियत के ज़ेर असर हाथ उठाकर उसके चेहरे को ज़िंदगी में पहली बार छुआ था। वली उसके इस तरह से छूने पर साकत हुआ था। 1.5 साल से मुसलसल सिर्फ आप अजियत में नहीं थे वली, मेरा भी हर दिन, हर साअत और हर लम्हा अजाब बनकर गुजर रहा है मुझ पर। जानते भी हैं इंतज़ार की घड़ियाँ कितनी तवील और थका देने वाली होती हैं। मैंने हर उस गुजरती घड़ी में आपको याद किया है वली, इतना याद किया है कि मैं तो ख़ुद को भी भूलने लगी थी। वली ने अपने चेहरे पर रखे उसके हाथ पर हाथ रखा था। उसके ठंडे हाथ पड़ते हाथ पर अपना नरम गर्म सा हाथ रखा तो वो जैसे चौकी थी। उसकी निस्वानी आंखों को देखा था। बेइख्तियार ही उसके हाथ से अपना हाथ निकाल कर पीछे हुई कि वली ने उसे दोबारा अपनी जानिब खींचा था। किसी लचकती हुई डाल की तरह वो उस तक खींची चली आई थी, करीब, बेहद करीब। कहती रहे, मैं सुन रहा हूँ। उसके बहुत करीब सरगोशी की थी उसने। अमल के रुखसार दहक उठे। उसकी इतनी कुर्बत पर लगता था जान निकल जाएगी। अपने इतने करीब करके वो कह रहा था कि वो कहती रहे। वो क्या कहती? उसके तो जैसे सारे अल्फाज ही सिमट कर गुम हो गए थे। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर आप तक कोई दुख, कोई परेशानी और कोई ज़ख्म नहीं आने दूँगा अमल। मैं वादा करता हूँ आपसे। बेइख्तियार ही एक बार फिर से उसे खुद में समेट कर उसने मध्यम सा कहा तो अमल ने आंखें मूंद कर सुकून से अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। यूँ लगता था जैसे बरसों की रियाजत का
सिला अल्लाह ने एक ही दिन में दे दिया हो। यकायक वली का फ़ोन बजा तो वो चौंक कर उससे अलग हुआ। कितने लम्हे वो उससे बेखुदी ही नज़र हुए थे, उन्हें पता नहीं चला था। अमल ने भी उसकी जेब से फ़ोन निकालने पर भीगी आंखें साफ़ की और मुस्कुराती हुई पीछे हुई थी। असगर का नंबर देखकर वली ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया था। हाँ असगर कहो। एक हाथ बढ़ाकर उसके बालों में अटकते झूमर को छुआ तो अमल बेतरह चौंकी थी। या अल्लाह, ये झूमर अब तक बालों में लगा था। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ कुछ देर में। हाँ सही है। फ़ोन कान से हटाकर उसने अमल को देखा। सफ़ेद लिबास में मलबूस वो कोई अप्सरा लग रही थी, आंसुओं से धुले धुलाए चेहरे वाली अप्सरा। असगर का फ़ोन था, मुझे बुला रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, शायद कोई काम है उसे। और ये झूमर मत हटाओ, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो बालों पर लगे टेढ़े मेढ़े से झूमर को हटा रही थी एकदम ही रुक गई। जी नहीं, मुझे नमाज़ पढ़नी है ईशा की, तो मुझे ये हटाना ही पड़ेगा। खुद तो मोहतरम पढ़कर आ चुके हैं, मेरी नमाज का वक्त निकाल दिया। एक खफा निगाह उस पर डाली और झूमर बालों से हटाती हुई उसके साथ से निकल गई थी। वली मुस्कुराता हुआ बाहर की जाने पड़ा था। उसने सिंगार मेज़ के सामने खड़े होकर खुद का अक्स देखा तो दंग रह गई। चंद लम्हों में ही उसका रंग खिल गया था, आंखें चमक रही थी और दिल हर बोझ से आज़ाद हो चला था। सिर्फ एक इंसान की चाहत से दुनिया कितनी हसीन हो जाती है, उसका एहसास अमल को आज हुआ था, इस लम्हे हुआ था। उसने मुस्कुराकर झूमर सामने रखा और फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अभी उसे अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होना था, शुक्रगुजारी के नफिल भी पढ़ने थे। छोटे से अपार्टमेंट में एकदम ही खुशबू आने लगी थी, पाकीज़गी और चाहत की खुशबू। ज़मानी ने अपनी नमाज से सलाम फेरकर ज़मान को देखा जो अपनी रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए सुकून से मुस्कुरा रहे थे। यूँ लगता था जैसे उन्हें बरसों के बाद करार आया हो। वो भी मुस्कुराकर दुआ करती हुई नमाज से उठी और फिर उनके साथ रखे सोफ़ों पर आ बैठी। ज़मान ने एकदम ही आँखें खोली थी, फिर उन्हें देखकर मुस्कुराए थे। आज लगता है जैसे दिल से हर ज़ख्म मिट गया हो। यूँ लगता है जैसे हर ज़ख्म के बदले में अल्लाह ने वली को मरहम बनाकर भेजा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ ज़मानी कि मुझे वली जैसा बेटा मिला है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार का। ज़मानी ने भी आसूदगी से मुस्कुराकर सर हिलाया था। उनके अपने दिल में भी जैसे ठंडक पड़ गई थी। यकायक उनके कमरे का दरवाज़ा बजा तो दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा था। बख्तियार की व्हीलचेयर घसीटती हुई शाज़िया उसे अंदर ला रही थी। उसके पीछे ही निसार और अमीना भी थे। आज सबके चेहरे के खिले खिले से लगते थे, दिल खुश थे और रूह मुतमईन थी। उनकी बहन, उनकी घर की बेटी बगैर किसी झमेले के इज़्ज़त के साथ अपने घर रुखसत हो गई थी। इससे ज़्यादा भला अब क्या खुशी रह गई थी उनके लिए। आज मैं बहुत ही खुश हूँ बाबा, बहुत ज़्यादा। कहते कहते बख्तियार की आंखें भीगीं तो सभी अमल के जाने पर उदास हो गए थे। मैं भी बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने हमारी ज़ात पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वली को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर। बेशक, निसार ने कहकर एकदम ही सर झुकाया था। उनके दरमियान के खिंचाव और मुस्तकिल माजी की चिपकलिश जैसे पिछले हादसे के बाद से ख़त्म हो गई थी। अगर कुछ रह गया था तो वो एक दूसरे को समझाना और एक दूसरे की इज़्ज़त करना। उन्हें समझ आ गया था कि इंसान की इज़्ज़त सिर्फ़ अपने घर वालों के साथ में है, अपने नेक अमाल और उम्दा इखलाक में है। उन्हें ये समझ आ गया था, मगर बहुत कुछ खोने के बाद। हाँ, खोए बगैर भी भला कभी कोई इंसान संभला है। दूसरी जानिब अमल ने अपनी नमाज से सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए थे। सफ़ेद दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटते, शहद रंग आंखें बंद किए वो दुआ मांग रही थी कि एकदम उसे अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आई। फिर कोई कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। उसने आंखें नहीं खोली थी, महू होकर दुआ मांगे गई थी। यकायक उसने महसूस किया कि कोई उसके साथ आ बैठा है और फिर उसकी गोद में अपना सर रखे वो अब उसे ही देख रहा है। उसकी बंद पलकें लरज़ने लगीं, होठ मुस्कुराहट रोकने में नाकाम होने लगे थे। मेरे लिए भी दुआ मांगिएगा। उसने जलकर दुआ के लिए उठाए हुए हाथ एक जानिब को किए और चेहरा झुकाकर उसे देखा जो निस्वारी आंखों में ढेरों अकीदत लिए उसके ही चेहरे को देख रहा था। साथ उसने एक जानिब से लब दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट भी रोक रही थी। आप मेरी दुआ में मखल हो रहे हैं और जो अमल की दुआ में मखल हो वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसने एक बार फिर आंखें बंद करके दुआ पर तो तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उफ, वो गोद में सर रखे लेटा था। मैं कब बखल हो रहा हूँ, सिर्फ दुआ की दरख्वास्त की है। कितनी मासूमियत से कह रहा था। अमल ने दुआ अधूरी छोड़कर हाथ चेहरे पर फेरे और जैसे ही निगाहें झुकाईं, नज़रें उसकी नज़रों से जा उलझी थी। बहुत बुरे हैं आप। सो तो है, मुझे वो नफीस ज़्यादा अच्छा लगता था। लो जी, अब वो अच्छा लगने लगा। बेख्तियार ही उसने निगाहें उस पर उठाई थी। अमल ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी
मुझे पता है आप हमेशा से मुझे पसंद करती थी, बल्कि अभी कुछ देर पहले आपने मुझे से किसी बात का इजहार भी किया था। भला वो किसने कहा कि मैंने आपको पसंद करती हूँ? उसने दुपट्टे के तह खोली तो सियाह लट फिसल कर चेहरे पर आ गिरी थी। वली ने बेसाख्ता ही हाथ बढ़ाकर उसकी लट कान के पीछे ओरसी थी। उसकी निगाहें बेसाख्ता ही झुकी, लेकिन उफ, वली का चेहरा सामने आया था। उसने जल्दी से उसकी आंखों पर हाथ रखा था। वली बेसाख्ता ही खिलकर मुस्कुराया था। हाँ ठीक है, मुझे पसंद नहीं करती आप, लेकिन मुझसे शर्मा ज़रूर रही हैं। जो भी कहें, मैं अब हाथ नहीं हटाऊंगी। आपकी नज़रें बहुत गुस्ताख हैं। वली हंसा था। मैंने समझाया हुआ है इन्हें, अब कोई गुस्ताखी नहीं करेंगी। उसका हाथ उसने निगाहों से हटाकर बेसाख्ता ही होठों से लगा लिया तो अमल कानों की लो तक सुर्ख पड़ गई थी। वो अपनी आंखों में सारे जहान की इज्जत समेटे उसे ही देख रहा था। जानते हैं, मैं आपको अपना हर ज़ख्म दिखाना चाहता था, आपसे अपने दिल के हर घाव को बांटना चाहता था, आपको अपना हर राज में शरीक करना चाहता था, अपना हर दुख आपकी गोद में सर रख कर रोना चाहता था मैं। लेकिन आज यूँ आपको देखते हुए मुझे लग रहा है जैसे मुझे तो कभी कोई ज़ख्म लगा ही नहीं था, जैसे ये ज़िंदगी तो आज ही शुरू हुई है। आपके साथ से पहले तो मैं ज़िंदा ही नहीं था, बस जी रहा था। अमल उदासी से मुस्कुराकर उसका ईमान अफरोज़ चेहरा देख रही थी। बिलाशुबा उसे बेहतरीन से नवाजा गया था। मैं आपका हर ज़ख्म, हर दुख, हर महरूमी और हर ख्वाहिश पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगी वली। मैं भी आपको कभी तन्हा नहीं करूँगी। मैं दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह से आपका साथ तलब करूँगी, क्योंकि आपका साथ मेरी ज़िंदगी का मता है, मेरी अंधेरी ज़िंदगी का तारा है, जिसकी रोशनी में मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारता कर आखिरत की घड़ियों तक आपका इंतज़ार करना है। वली इसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था, फिर उसका पकड़ा हुआ हाथ अपने दिल पर रखा था। आप बहुत ही खूबसूरत हैं। कभी कभी मैं मबहूत हो जाया करता हूँ आपकी खूबसूरती से। जानती हूँ, कमाल बेनियाजी से कहकर देखा था उसने। वो हंस पड़ा। लेकिन मेरी सारी सादतमंदी का साथ आपको तभी मैसर आ सकता है जब आप मेरी एक बात मानेंगे। कहें। अमल का हाथ अब तक उसके हाथ तले दबा हुआ था। मुझे बीबी कहना छोड़ दें, ये तो मुश्किल है, उसने साफ जवाब दिया था। अमल ने खफगी से उसे देखा था। पता है ना मुझे कैसा गुस्सा आता है? जानता हूँ, क्योंकि आपके अताब का शिकार अक्सर मैं ही होता था। लेकिन मसला तो सारा यही है कि मुझे आप गुस्से में और भी अच्छी लगती हैं। मैं कब अच्छी नहीं लगती? आंखें घुमाकर कहा तो वली का दिल किया उसे बिना पलके झपकाए देखता ही रहे। आप फिर से वही कर रहे हैं। उसने अपना हाथ एक बार फिर उसकी आंखों पर रखा तो वली का कहकहा बेसाख्ता गूंजा था। क्या कर रहा हूँ? उसने अब के उसका हाथ नहीं हटाया था। गुस्ताखी? उसने झुककर हल्का सा कहा और फिर एकदम ही उठ गए। वली का सर बेसाख्ता ज़मीन से टकराया था। अब ये ज़्यादती है। उसने सर के नीचे हाथ रख कर उससे कहा तो वो उसे मुँह चढ़ाकर बाहर भाग गई थी। वो भी उठकर उसके पीछे भागा था। आने वाली साआतें अपने अंदर रोशनी के बहुत से जुगनू समेटे हुई थी और उनकी धमक उनके आने वाले लम्हात का मुअत्तर घड़ियाँ वाली और अमल बाखूबी महसूस कर सकते थे। उनसे दूर गांव की पहाड़ पर पड़ी एक लावारिस लाश अब तक रोखी हवा के साथ मुट्ठी बनकर उड़ रही थी। इस लाश का ताफुन ज़दा सी नहुसत के बाइस पहाड़ों पर उगाही घास जलकर राख हो चुकी थी। दूसरी जानिब अपनी कमरे की तारीकी में बिस्तर पर दराज हुसैन का लागर वजूद अब आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लगा था। अमाल के बाइस इसकी रूह तो खाकसर हो चुकी थी, लेकिन अब उसका जिस्म भी इन अमालों के असरात के असर से गोया सड़ने लगा था। इन सब का अंजाम गर्दन तिरछी किए हुए कागजात पर लिखते मैं यही सोच रही थी कि जैसे पलट आना हो वो पलट आता है, और अमाल के नताइज का टल जाना तो बहुत ही गैर यकीनी सी बात है, क्योंकि अमाल एक न एक दिन ज़रूर पलट आते हैं, मज़ीद भयानक और तारीख होकर, जैसे हुसैन और हाशिम के अमाल उन पर पलट आए थे मज़ीद तारीख और भयानक होकर, और जैसे वली और अमल पर उनके अमाल पलट आए थे मज़ीद खूबसूरत और पाकीज़ा होकर। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को नावल पसंद आया होगा। नावल नेम इज़ हिसारे यार बाय राबिया ख़ान, और बहुत ही ज़बरदस्त नावल था। पिछले 1.5 साल से ये मेरी TBR में था, बट मैं पढ़ नहीं पा रही थी। बस हर बार वली कौन है यार, वली कैसा है, अमल कैसी है, यही रहता था। फ़िलहाल पढ़ लिया, मज़ा भी आया, बहुत अच्छा लगा, बड़ी मोटिवेशनल सी थी। यही सबसे मेन यही लगा कि बस अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए इंसान को, कि अल्लाह है तो सब कुछ
पॉसिबल है। बस अल्लाह का साथ होना चाहिए, अल्लाह राज़ी है तो सब राज़ी है, दुनिया का क्या है। बड़ा ही मज़ा आया मुझे, अमल भी बहुत अच्छी लगी, वली भी बहुत अच्छा लगा। बड़ा सच्चा जेंटलमैन बॉय कहूँ या मैन कहूँ, जो भी कहूँ। फ़िलहाल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और 2-3 बंदे थे बड़ा ही वेट कर रहे थे मेरे साथ साथ इस नॉवेल्स का, उन सबके लिए थैंक यू। वो मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि मैं इसको कंप्लीट करूँ। मेरा गला भी ख़राब हो गया। चलें आगे, अब आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो मुझे बताएं। अगर कोई सेकंड मैरिज बेस्ड कोई शॉर्ट नॉवल हो तो प्लीज़ वो बताएं। अभी मुझे 2-4 शॉर्ट नॉवेल्स पढ़ने हैं, फिर मुझे एक और लॉन्ग नॉवल स्टार्ट करना है, वो भी छोटा सा ही है, 3 या 4 एपिसोड्स में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नॉवल के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।